Hey guys, welcome back to my channel. Myself Jason Sawal will teach you maths in the simplest way possible. आपके मैथ्स के सारे फंडामेंटल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए जाएंगे इस चैनल के ऊपर. सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाले जो वीडियोस है उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. सो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. As we start the chapter, हमारा ट्राइंगल्स चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, राइट. तो अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल समझने के लिए पहले हमें ये टर्म समझना पड़ेगा. कॉन्ग्रुएंस क्या है? कॉन्ग्रुएंस होना या कॉन्ग्रुएंस टर्म का मीनिंग है कॉन्ग्रुएंट होना. अभी कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या है? जैसे मैंने लिख देता हूं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग अगर लेमन टर्म्स में समझे, एकदम लेमन कोई समझ जाए तो कैसी बात होगी कि डिट्टो सेम होना. डिट्टो सेम होना माने लेंथ सेम होनी चाहिए, ब्रेथ सेम होनी चाहिए, हाइट सेम होनी चाहिए, या उसका व्हाटएवर डायमेंशन जिसकी हम बात करें वो डिट्टो सेम होना चाहिए. तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट. तो अगर आपके एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा देता हूँ. उसी जैसे मान लो कि ये एक ट्राइंगल है और ये एक स्क्वायर है. दिस आर टोटली डिफरेंट शेप्स. ये अलग ही शेप है दोनों, तो कभी वो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते क्योंकि इनका पूरा डायमेंशन अलग है, सब कुछ अलग है. लेकिन अगर मैं दो ट्राइंगल लूं, सपोज कि ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, तो कैन आई से दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? नो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना इनका कोई साइज सेम है, ठीक है. दोनों ट्राइंगल तो है बट उनका ना साइज सेम है ना एंगल सेम है. तो कहने का मतलब है ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, भले वो दोनों सेम शेप है. सो मैं कॉन्ग्रुएंट किसे बोलूंगा? तो जैसे सपोज आई एज्यूम अ ट्राइंगल एबीसी एंड आई एज्यूम अनदर ट्राइंगल डीईएफ. अब ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने एज्यूम किए हैं, मैं एज्यूम करता हूं कि सारी साइड्स भी सेम है. जैसे मान लो कि ये 5 है AB, तो DE भी 5 है. अगर BC मेरा 6 है तो इनका बेस EF भी 6 है. और अगर AC मेरा 7 है सपोज, तो DF जो है वो भी मेरा 7 है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो साइड सारी इक्वल मेजरमेंट की है, राइट. और सपोज एज्यूम कर लो कि इनके एंगल्स भी सेम है. जैसे मान लो कि इसका जो एंगल x है, इसका y है और इसका z है. सिमिलरली ये x है, ये y है और ये z है. तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल, अगर उनकी सारी मेजरमेंट जो है लेंथ की वो इक्वल है करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के साथ, और अगर उनके अंदर के जो एंगल्स है वो एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग के साथ इक्वल आते हैं, तो व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल, व्हेन ऑल द एंगल्स आर इक्वल विद द करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, तो हम उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलेंगे. तो मैं अभी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं, नॉट बिकॉज ओनली बिकॉज उनका शेप सेम है. शेप तो यहां भी सेम था बट यहां पे साइज डिफरेंट थी, राइट. यहां पे क्या है, साइज भी सेम है, एंगल्स भी सेम है और शेप तो ऑब्वियसली सेम है, राइट. तो व्हेन दिस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तब हम जाके उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे. और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है उस प्रॉपर्टी को बोलूंगा कि दिस ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंस इन कॉन्ग्रुएंस विद डीईएफ. ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी में है, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी गो फॉर कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं जानने के लिए हमें साइज सारे सेम होने चाहिए, एंगल सारे सेम होने चाहिए. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. अब हम ये मैंने आपको बहुत ओवरव्यू दे दिया, अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि कॉन्ग्रुएंस एग्जैक्टली क्या है. दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू कि कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या है, कॉन्ग्रुएंस क्या है. सेम शेप, सेम साइज, सेम एंगल, अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तभी मैं कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज कर सकता हूं. तो दिस इज जस्ट नाउ लेट्स गो इन डिटेल. नाउ लेट्स सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल इन अ बिट डिटेल. अब हम डिटेल में देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस एग्जैक्टली है क्या, उसको डिनोट कैसे करते, उसको लिखते कैसे, राइट. तो सबसे पहले यहां पे मैं पार्टीशन कर लेता हूं कि हम लोग पहले ये दो ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे, उसके बाद ये दो ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे एंड विल सी हाउ द कॉन्ग्रुएंस वर्क्स. तो जैसे हम लोग पहले ये दोनों ट्राइंगल कंपेयर करते हैं तो यू कैन इजीली सी कि AB जो है वो DE से इक्वल है. पहली बात तो ये समझ लो, जब भी हम कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे तो दो अलग अलग ट्राइंगल होंगे. ये एक अलग ट्राइंगल है इंडिविजुअल और ये दूसरा इंडिविजुअल ट्राइंगल है. अब इन दोनों की कंपैरिजन करते हुए कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, लेट्स चेक इट आउट. तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि AB जो है वो मेरा सीरीज DE से इक्वल है. तो लेट मी राइट इट कि जो मेरी AB लाइन है, AB लाइन इज इन करस्पॉन्डेंस या इक्वल विथ DE. ये जो एरो दिखाता है कि ये दोनों इक्वल भी है और एक करस्पॉन्डिंग साइड है. करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है कि वो इक्वल है, ठीक है. तो जो AB है और ये DE है वो करस्पॉन्डिंग साइड से मतलब वो इक्वल, राइट. सेकेंडली
अब हम बात करते हैं बीसी की। सी बीसी जो 5 सेंटीमीटर है और ईएफ भी 5 सेंटीमीटर है। सारे मेजरमेंट जो मैंने बाहर लिखे वो सब सेंटीमीटर है, मैंने मेंशन नहीं किया, बट दे आर ऑल इन सेंटीमीटर। तो मेरा जो बीसी है 5 सेंटीमीटर, मेरा ईएफ भी 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा सेम इन दोनों के लिए लिख सकता हूं कि मेरा जो बीसी है वो इन करस्पॉन्डेंस एंड विद इक्वालिटी विद ईएफ। ओके, सिमिलरली आपको पद दिख रहा होगा कि एसी जो है और डीएफ जो है वो भी इक्वल है। तो जो मेरा AC है वो इस करस्पॉन्डेंस विद DF है। तो सी कॉमा कर लेता हूं कि ऑल साइड्स इन करस्पॉन्डिंग इक्वल, सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। करस्पॉन्डिंग मतलब उनके बराबर है। और दूसरे ट्रायंगल के जैसे मान लो AB की बात करूं तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? D की होगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों इक्वल है। मैं AB को इसका करस्पॉन्डिंग साइड नहीं बोल सकता क्योंकि दे आर टोटली डिफरेंट। ये 4.5 है, ये 5 है, राइट? तो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब इक्वल साइड। जैसे यहाँ पे AB है तो उसका इक्वल साइड यहाँ पे D है, ना कि DF है। तो वो मैं लिख दिया। अभी मुझे ये देखना है कि एंगल्स भी सेम है क्या उनके बीच के। जैसे मान लो कि यहाँ पे एंगल A जो है वो इक्वल टू एंगल D है। तो एंगल A है जो मेरा इज इक्वल्स टू एंगल D, कॉमा जो B है वो इक्वल टू E है, ठीक है। और एंगल F जो है वो भी, पहले मैं C लिख लेता हूं क्योंकि सारे ABC फर्स्ट लिखे तो ABC, तो एंगल F। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल, जो AB है वो DE से इक्वल है, जो BC है वो EF से इक्वल है, और जो AC है वो DF से इक्वल है। ठीक है, तो सारी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और एंगल्स मैंने देख लिया सारे इक्वल है। तो कहने का मतलब ये दो डेटा से आपको क्या समझ में आता है? सी ये दोनों डेटा से आपको क्लियरली आइडिया होता होगा कि देखो B और E अलग अलग है, B और E अलग अलग है, बाकी A भी है यहाँ पे या D भी है, इन दोनों में A भी है, इन दोनों में D भी है। तो कहने डायरेक्टली से कि जो पॉइंट A है वो करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट D है। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो C अलग है और F अलग अलग है, बट ये B भी दिख रहा है आपको तो यहाँ B लिख लेता हूँ, और यहाँ E भी लिख रहा है। तो पॉइंट E जो है वो डायरेक्टली करस्पॉन्डेंस टू B है। B जो पॉइंट है डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू E है। सेकंड यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको A और D अलग दिखेगा, बाकी ये C F F। तो कहने का मतलब जो C पॉइंट है डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू F। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि तीनों लिखने का रीजन क्या है। सबसे पहले तो देखो साइड साइड साइड, तीनों की साइड करस्पॉन्डिंगली इक्वल, राइट? फिर उनके एंगल्स भी करस्पॉन्डिंगली इक्वल है। तो ये दोनों लाइन से ये प्रूव होता है कि जो पॉइंट A है इस ट्राइंगल का इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट D इन दिस ट्राइंगल। B जो है यहाँ पे वो E का इक्विवेलेंट है और C जो यहाँ पे है वो F का इक्विवेलेंट है, और इनके बीच का ये जो 3 पॉइंट बताया A D2 इक्विवेलेंट, B E2 और C F, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को इक्विवेलेंट है, और उनके बीच की जो साइड्स है वो भी इक्वल है ये लाइन से, और उनके बीच के जो एंगल्स है वो भी इक्वल है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है इन दोनों ट्राइंगल के बीच में सारे एंगल्स इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है और पॉइंट भी करस्पॉन्डिंग है। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद I can write it कि triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का। तो ये कॉन्ग्रुएंट सिंबल क्या बताता है? तो दिस इज द नोटेशन। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ये लिखा हुआ दिया गया है तो आप समझ सकते हो कि A पॉइंट है वो D को करस्पॉन्डिंग है, जैसे यहाँ पे A D को कर रहा है, B जो है वो E को कर रहा है और C जो है वो F को कर रहा है। इसीलिए इस नोटेशन में अगर मैं अल्फाबेट आगे पीछे कर दूंगा तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यू कैन नॉट चेंज द अल्फाबेट। तो जिस पॉइंट A को D ही करस्पॉन्ड है तो A की जैसे A फर्स्ट अल्फाबेट है तो यहाँ पे D फर्स्ट होना चाहिए। अगर C F से करस्पॉन्डिंग पॉइंट है तो जो C लास्ट में है तो F भी लास्ट में होना चाहिए। तो इस पे हम अभी वर्कआउट करेंगे कि कैसे ये लिखना है। जैसे ये दोनों ट्रायंगल थोड़ा अलग शेप का है आगे पीछे, तो हाउ विल गो कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो अभी आप ये समझ गए कि सबसे पहले क्या करना था, हमको सारी साइड्स देखनी है कि ये साइड जो है मेरी AB को किससे इक्वल है। तो मैंने सारी साइड्स इक्वल लिख ली, फिर मैंने देखा एंगल कौन से किससे इक्वल है, और फिर देखिए कि जैसे A कॉमन था तो A पॉइंट यहाँ पे जो इन दोनों में है कॉमन और इन दोनों में D, तो मेरा AD पूरा पॉइंट ही सेम हो गया। तो इन दिस वे पूरा सेम स्ट्रेटेजी वर्कआउट यहाँ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल में हम सबसे सेम स्टेप लिखने वाले हैं। सबसे पहले साइड कौन सी करस्पॉन्डिंग और इक्वल है, एंगल कौन से करस्पॉन्डिंग और इक्वल है, और उसके बाद हम पॉइंट्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले साइड से रिलेटेड लिख देते हैं। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद AB। तो मेरी जो AB साइड है इस ट्राइंगल की
वो उस ट्राइंगल में किससे इक्वल है, ए बी साइड इस ट्राइंगल की उस ट्राइंगल में किससे इक्वल है, तो एफ डी से। वंस अगेन ए बी इन दिस ट्राइंगल दैट इज 4.5 वो उस ट्राइंगल में किससे इक्वल है, एफ डी 4.5, तो हम लिख दिया। सेकंड अब मैं बीसी लिखता हूं, कॉमा बीसी। अब मेरी जो बीसी है यहाँ पे बीसी 5 सेंटीमीटर, तो इधर कौन सी साइड है जो बीसी से इक्वल है, डी, वो भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखता हूँ डी। सिमिलरली अब तीसरी साइड एसी जो मेरी यहाँ पे वो 4 सेंटीमीटर, ऐसी कौन सी साइड यहाँ पे एसी से इक्वल है, तो वो है एफ ई। तो मैं लिखता हूँ कि एसी जो मेरी साइड है दैट इज इक्वल टू एफ ई। तो ये मैंने सारी करस्पॉन्डिंग साइड लिख दी जो इक्वल है। अब मैं लिखूंगा एंगल्स, तो सबसे पहले मैं ऊपर स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा जो एंगल ए है वो है वाई, तो एंगल ए के इक्वल टू एंगल यहाँ पे कौन सा है, वाई वाला, तो एफ है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ एक्स, एंगल एक्स दैट इज माय एंगल बी। अब एंगल बी एक्स है मेरा, तो ऐसा कौन सा एक्स वाला एंगल यहाँ पे है, तो डी, तो मैं लिख देता हूँ एंगल डी, ठीक है। और लास्ट बचा एंगल सी, तो जो मेरा एंगल सी है, एंगल सी वो है जेड, तो यहाँ पे कौन सा जेड वाला एंगल है, तो एंगल ई। तो सी हमने पहले सारे साइड लिख दिए, फिर सारे एंगल लिख दिए। अगर ट्राई मैंने ये किया कि देखो मेरा जो फर्स्ट अल्फाबेट है ए, वो मैं ए लिखूं, बी तो बी, सी तो यहाँ पे मतलब क्योंकि देखो ये तो यहाँ ही गया, तो सी वाला सी एंगल लिखना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं इनके टर्म्स देख सकता हूँ, क्योंकि देखो साइड साइड, अब देखो यहाँ पे जैसे हमें जैसे यहाँ पे कॉमन निकलते हैं वैसे यहाँ पे करना है कि यहाँ पे देखो बी और डी अलग है, ए ए एफ एफ, तो मैं लिख दूंगा कि एंगल ए जो मेरा सॉरी पॉइंट ए जो मेरा है वो किससे करस्पॉन्डिंग है, सीधा एफ से, क्योंकि देखो साइड में भी ए एफ कॉमन है, एंगल्स में भी ए एफ है, तो ये ए एफ पॉइंट जो ए पॉइंट है वो एफ से करस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, देखो बी डी जो है, बी डी जो है वो साइड में भी है और बी डी एंगल में भी है, तो मैं लिख दूंगा मेरा जो पॉइंट बी है वो डी से करस्पॉन्डिंग है। और यहाँ पे देखिए सीई जो है वो साइड में भी है और सी एंगल में भी है, तो मैं लिख दूंगा जो सी पॉइंट है वो किससे करस्पॉन्ड होता है, ई पॉइंट से। तो एक बार पॉइंट आ जाते हैं, जैसे एक बार पॉइंट आ जाते हैं करस्पॉन्डिंग, फिर मैं ये वाला पार्ट लिख सकता हूँ कौन सा ट्राइंगल किससे करस्पॉन्डिंग है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे यहाँ पे सारे पॉइंट्स आ गए तो मैं पॉइंट्स अकॉर्डिंग अरेंज कर दूंगा, सिंपल है। ये ट्राइंगल लिखा मैंने, पहले फर्स्ट टर्म में दो ए बी सी, तो क्या लिखूंगा ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, फिर ट्राइंगल बनाऊंगा। अब ए मैंने फर्स्ट लिखा है तो इसका करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो भी यहाँ फर्स्ट होना चाहिए, फिर बी मैंने सेकंड लिखा है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होना चाहिए वो भी सेकंड होना चाहिए, और यहाँ सी मैंने लास्ट में लिखा है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है उसको भी लास्ट में आना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी राइट दैट टू ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF, यहाँ ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FDE, ये टोटली डिफरेंट ट्राइंगल्स है। तो कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर मैंने लिखा है FDE इज टोटली डिफरेंट। ऐसा नहीं कि इसको मैं DFE लिख दूंगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि पॉइंट ही यहाँ पे करस्पॉन्डिंग अलग है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे BE का करस्पॉन्डिंग था, यहाँ पे BD का करस्पॉन्डिंग है, तो ये पूरा एग्जाम्पल अलग है, ये पूरा एग्जाम्पल अलग है। दिखने में सेम लग रहा है कि इसमें क्या फर्क है, DEF लिख लो या FDE लिख लो, लेकिन नाम चेंज करने से पूरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस चेंज हो जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा पहले कैसे लिखते हैं, साइड करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, फिर एंगल करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, और ये जो कॉमन पॉइंट्स है वो हम लोग लिख लेंगे, उसे में करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, उस पे हमें करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हम जो बार बार करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, राइट, तो हर न्यूमेरिकल में पूरा लिखना तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं CPCT। अब ये CPCT क्या है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि CPCT, ठीक है। सपोज मान लो कि न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है कि ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू FDE है, ये सब कुछ अभी भूल जाए, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में इतना पार्ट दिया है आपको, सिर्फ इतना पार्ट आपको न्यूमेरिकल में दिया है कि जो ABC है वो सीधा कॉन्ग्रुएंट टू FDE है। अगर ऐसा मेंशन किया है कि ये इससे कॉन्ग्रुएंट है तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल A जो है वो एंगल इक्वल टू F होगा, कि A का जो मेजरमेंट है एंगल का वो F का भी मेजरमेंट होगा। ऐसा मैं डायरेक्टली क्यों लिखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉन्ग्रुएंट दिया है, और ये CPCT मतलब यहाँ पे ये लिखने के बाद मैं लिखूंगा रीजन बाय CPCT,
सिटी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंस दिया है, ये कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो आई कैन राइट दिस एंगल और रीजन होगा बाइसेप्टिसिटी। और एसिप्टिसिटी का मीनिंग क्या है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे और ये उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो वो इक्वल होगा। तो सिप्लिसिटी का मीनिंग ये है कि जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है दो ट्रायंगल के जो कॉन्ग्रुएंट है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये दो कॉन्ग्रुएंट थे तो इनके साथ सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट है और उनके सारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F बाय सिप्लिसिटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हम लोग अभी समझ में इतना नहीं आ रहा डीप में, कोई इशू नहीं, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं सिम्प्लिसिटी फिर से एक बार समझाऊंगा। तो अगर अभी से सिम्प्लिसिटी इतना क्लियर आइडिया नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लीजिए, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब सिम्प्लिसिटी फिर से एक बार समझा दूंगा। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक्सियम और थ्योरम, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है और जो हमें काम लगेंगे एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल से सॉल्व करने में, राइट। तो अभी हम सीधा जाते हैं थ्योरम्स और एक्सियम्स में। एक्सियम 7.1, एक्सियम 7.1 क्या बोल रहा है, देयर इज अ कंडीशन SAS। अब ये कंडीशन क्या है, इट इज अ कंडीशन फॉर टू ट्राइंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सपोज दो ट्राइंगल है, जैसे मान लो ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF। सपोज ये दोनों ट्राइंगल है और उसमें ये वाली जो साइड है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब मान लो ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि D इज इक्वल्स टू AB एंगल x मतलब B और E इक्वल है, और BC जो है डबल टिक कर देता हूं और यहाँ पे ये डबल टिक कर लेता हूं। तो कहने का मतलब है दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों में ये दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल और एंगल, तो टू साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। तो बाय एक्सियम 7.1 क्या बोल रहे हैं, साइड एंगल साइड कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो ये दोनों ट्राइंगल कौन से हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो आई कैन राइट कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, बाय एक्सियम 7.1। मैं एक्सियम 7.1 भी लिख सकता हूं या ऐसा भी लिख सकता हूं, बाय SAS क्राइटेरिया जो एक्सियम बताता है। तो या तो बाय एक्सियम 7.1 लिख सकता हूं या तो बाय SAS कंडीशन। SAS मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों कंडीशन दोनों में सेटिस्फाइड है, देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे और भी कंडीशंस है तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिर से एक बार रिवीजन, 7.1 एक्सियम क्या बोल रहा है कि SAS कंडीशन चाहिए फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और उनके पास SAS साइड इंक्लूडिंग एंगल और साइड, दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल अगर वो इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फॉर दिस एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल है कि इनकी एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड इक्वल है और उनका इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल है, देयरफॉर दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कंडीशन, ठीक है। अब हम देखेंगे थ्योरम नंबर 7.1। लेट्स सी थ्योरम नंबर 7.1। थ्योरम नंबर 7.1 गिव्स वन कंडीशन, दो ट्राइंगल इक्वल है कि नहीं, अगर वो चेक करना है, दैट इज थ्योरम नंबर 7.1। तो थ्योरम नंबर 7.1, अभी थ्योरम नंबर 7.1 एक कंडीशन देता है, वो कंडीशन का नाम क्या है, ASA, राइट। तो ASA क्या है, ASA इज एंगल साइड एंगल। अब ये साइड जो होती है वो है इंक्लूडेड, ये दो एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड यहां होता है, राइट। तो अभी कंडीशन क्या है वो मैं डिस्कस करता हूं। तो लेट अस एज्यूम टू ट्राइंगल्स, ये ABC DEF, दिस आर टू ट्राइंगल्स ABC और DEF। ये दो ट्राइंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो उसकी कंडीशन है ASA, ये कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन है। तो सी एंगल साइड एंगल कैसे है कि मान लो सपोज एज्यूम कि एंगल B जो है वो 1 है। अब ये एंगल B जो भी है वो E के इक्वल है, मतलब मान लो B 45 है तो E भी 45 है। तो कहने का मतलब है कि एंगल B इज करस्पॉन्डिंगली इक्वल टू एंगल E फर्स्ट। तो मुझे एक एंगल मिला, ओके। नाउ
एंगल सी जो 2 है और एंगल एफ वो भी इक्वल है, तो आई कैन से कि एंगल सी इज करस्पॉन्डिंगली इक्वल टू एंगल एफ, तो मुझे दूसरा एंगल मिला। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में B इज इक्वल टू ई, C इज इक्वल टू एफ, तो करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हो गए और उनकी इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है। सपोज कि भाई BC, ये दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड BC, वो BC इन दोनों एंगल का इक्वल, इन दोनों एंगल्स का इंक्लूडेड साइड EF से इक्वल है, तो मुझे साइड भी मिल गया इंक्लूडेड। तो कहने का मतलब क्या है कि B इज इक्वल्स टू E, C इज इक्वल्स टू F, दो एंगल करस्पॉन्डिंगली इक्वल है और उनकी इंक्लूडेड साइड जो है वो भी इक्वल है। BC इज इक्वल टू EF। ठीक है, तो एंगल कौन सा इक्वल है, पहले मैं लिखता हूं कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल, सॉरी C नहीं आएगा यहाँ पे, एंगल E, हाँ B E से इक्वल है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, C F से इक्वल है और उन दोनों के बीच की साइड BC इक्वल्स टू EF। तो लेट अस समराइज, ये एंगल इससे इक्वल, बी ई से इक्वल, सी एफ से इक्वल, तो दो एंगल इक्वल करस्पॉन्डिंगली और उनकी जो इंक्लूडेड साइड है वो भी इक्वल। तो अल्टीमेटली ये जो कंडीशन है एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल, ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो बाय थ्योरम नंबर 7, मैं समझता हूँ बाय थ्योरम नंबर 7.1 और बाय थ्योरम ऑफ एंगल साइड एंगल, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिख सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, और रीजन लिखूंगा बाय ASA, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उनका इंक्लूडेड साइड, दो एंगल इंक्लूडेड साइड, दो एंगल इंक्लूडेड साइड करस्पॉन्डिंगली इक्वल है। तो दिस होल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस होल ट्रायंगल BEF। तो दिस इज वन कंडीशन टू प्रूव टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कंडीशन ये है। अब इस थ्योरम का प्रूफ हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है। मैंने भी ये थ्योरम बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है, बट अभी ये जो वीडियो ऐसे डिजाइन किया गया है कि हमने पहले पूरी एक्सरसाइज जो थ्योरम है, थ्योरम के बेसिस पे सारी एक्सरसाइज सॉल्व की है। एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 7.4, तो एक्सरसाइज 7.4 जहां खत्म हो रहा है इस वीडियो में, वहां पे आपको इस थ्योरम का प्रूफ मिल जाएगा। एक और थ्योरम है जिसका प्रूफ हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो जितने भी थ्योरम के प्रूफ्स इस चैप्टर के अंदर है वो आपको जो एक्सरसाइज 7.4 जहां खत्म हो रहा है इस वीडियो में, वहां पे आपको इनके प्रूफ मिल जाएंगे, राइट। तो अभी इस बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 7.1 है, राइट। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि AC इज इक्वल टू AD, AC जो लाइन है इज इक्वल टू BD लाइन, हमें दी गई है ऑलरेडी की डेटा में। AB इज अ बाइसेक्टर, AB जो है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या करता है, इक्वल पार्ट में कट करता है। तो दिस एंगल क्या है, CAB और BAD वो मेरा इक्वल होगा बिकॉज बाइसेक्टर दिया गया है। हमें बताना है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ABC तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट टू है ABD, दैट इज द लोअर ट्राइंगल। ये ऊपर वाला ट्राइंगल है वो नीचे वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है, वो हमें प्रूव करना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको कंडीशंस ढूंढनी है। तो लिखता हूं कि किस ट्राइंगल की बात चल रही है, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC की बात चल रही है और ABD की, ABD ये दो ट्राइंगल की बात चल रही है। तो इन दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, सबसे पहले हमें ये कंडीशन दी गई है, सीधा लिख देता हूं कि AC इज इक्वल टू AD। क्यों, गिवन है, गिवन लिखो या डेटा लिखो, हमें दिया गया है ये, तो ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्शन हमने लिख दिया वो। अब हमको दिख रहा है कि जो AB है, AB ठीक है, AB इज अ कॉमन साइड, बट ठीक है, हमको वो लिखने से पहले जो डेटा दिया वो यूज कर लेते। तो AB बाइसेक्टर है, AB जो मेरा बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो सीधा मैं लिखता हूं कि एंगल CAB इज इक्वल CAB ये एंगल और BAD ये इक्वल है। दिस एंड दिस आर इक्वल, क्यों इक्वल है, क्योंकि AB इज अ बाइसेक्टर। तो लिख देगा कि AB इज अ बाइसेक्टर, AB बाइसेक्टर है इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल, ये दो। अब आप देखो इन दोनों ट्राइंगल में AB तो कॉमन साइड है, ठीक है।
अब मैं इधर हाथ रख दूं तो एबीसी में AB आता है, ठीक है। ऊपर हाथ रख दूं तो ABD में भी AB आता है, तो AB जो है AB वो तो इसमें भी आता है, AB नीचे भी आता है, तो AB तो भाई दोनों में है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो कहने का मतलब है AB दोनों का कॉमन पार्ट है। तो आई कैन राइट कि AB इज इक्वल्स टू AB, क्यों? क्योंकि दोनों जो AB है AB दोनों ट्राइंगल में आता है। तो मैं लिख दूं कॉमन लिखोगे तो भी चलेगा, कॉमन साइड बोलोगे तो भी चलेगा, राइट। तो AB इज अ कॉमन साइड टू दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल बोथ, राइट। तो अब देखो ये हमारा पहला क्या आया, साइड आया, ये क्या है, एंगल आया, और ये क्या है, साइड। फिर भी ये लिख के एक बार आप चेक कर लो कि आपने जो एंगल यहाँ लिखा है इज इट अ इंक्लूडेड एंगल, क्योंकि एस तभी लगा सकते हो जब वो इंक्लूडेड एंगल हो। तो पहले चेक करो AC और AB, तो ये आपका है साइड, ये आपका साइड, ठीक है। अब इसके ट्रायंगल में ये आप साइड ले दो, दिस टू साइड, ये दोनों साइड में इंक्लूडेड एंगल आ गया, और ये दोनों साइड में ये इंक्लूडेड। तो कहने का सी ये दोनों एक साइड में ये इंक्लूडेड, और ये दोनों साइड में ये इंक्लूडेड। तो हमने जो एंगल लिखे हैं ये दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड एंगल है। सो देखो एस कंडीशन बन रही है, तो मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ऊपर वाला ट्राइंगल ये वाला पार्ट जो है उससे तो 5 ट्राइंगल बनता है ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और ये वाले पार्ट से बनता है कौन सा, ABD, ठीक है। ABC ऊपर वाला ट्राइंगल, ABD नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बने। कैसे बने कॉन्ग्रुएंट, या विच कंडीशन, तो SAS, तो लिखने का बाय SAS, ठीक है। तो SAS एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है। तो हमने ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये हेंस प्रूव्ड आ गया, राइट। अब मुझे बोला है रिलेशन बिटवीन BC एंड BD, मुझे इन दोनों का रिलेशन भी चाहिए। अब मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि जो ऊपर वाला ट्राइंगल है और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट है, और हमने पढ़ा है कि जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके सारे एंगल्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल। तो देखो BC क्या है, इस ट्राइंगल की साइड है, ये मैं बना लेता हूँ। BC क्या है, ये साइड है, ठीक है, और BD क्या है, ये वाली साइड। अब देखो ऊपर वाला ट्राइंगल है और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल ऊपर नीचे कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल। तो BC का करस्पॉन्डिंग पार्ट है BD, देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं देयरफॉर कि ये दो कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर CB या BC इज इक्वल टू BD। मैं लिख देता हूं कि BC इज इक्वल्स टू BD, क्यों, बाय CP इसलिए का मैं फिर से बता दूं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है और ये दोनों जो साइड थी वो उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट है, देयरफॉर वो इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, तो राइट हमने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया ट्राइंगल, और कॉन्ग्रुएंट है इसलिए उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो रिलेशन क्या हो गया, दे आर इक्वल। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, सीधा हमारा साइड एंगल साइड ही यूज करना है। ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, तो क्या दिया गया है क्वेश्चन 2 में, हमें पहले बताया गया गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC। डायग्राम में मैंने ऑलरेडी बनाया कि AD इज इक्वल टू BC, हमें दो साइड इक्वल दी है, और बोला है DAB इज इक्वल टू CBA। तो ये पूरा एंगल DAB मेरे पूरा एंगल इज इक्वल टू ये पूरा एंगल कौन सा, ABC, ठीक है। तो वी नीड टू प्रूव ABD मतलब ये ट्राइंगल, ये वाला ये ABD ट्राइंगल, और BAC ये और नीचे वाला ट्राइंगल, राइट। तो कंफ्यूजन ना हो, पहले हमें ये दो ट्राइंगल प्रूव करना है। अगर मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो मैं कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये लाइन रब कर देता हूं, ठीक है। ये लाइन मैंने रब कर दी, ये लाइन रब कर दी, तो आपको डायग्राम कैसा लग रहा है कि अभी मुझे इस ट्राइंगल को दिख रहा है ABD, ये ऊपर वाले ट्राइंगल को, ये नीचे वाला ट्राइंगल ऐसे कट कर लेता हूं। तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा, ABD। आई वांट ABD टू बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो ABC को मुझे ABD से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, राइट। तो अभी हम लोग चालू करते हैं इनको प्रूव करना कैसे। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया वही हम यूज करते हैं, और कौन सा ट्राइंगल की बात चल रही है तो मैं लिख देता हूं कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABD एंड ट्राइंगल ABC। ABD और ABC की बात चल रही है, जिसमें हमें ऑलरेडी एक चीज इक्वल दी है, कौन सी, AD और BC। तो मैं लिखता हूं AD इज इक्वल्स टू BC, और रीजन क्या आएगा, गिवन। हमको ये गिवन है, हमारा ये डेटा है कि AD इज इक्वल टू BC, ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी हो गई साइड, ठीक है। अब हमको एक एंगल भी दिया है, कौन सा, DAB
इज इक्वल टू CBA, CBA तो वो भी मैं लिख लेता हूँ, गिवन ही है हमारा, दिया हुआ है, DAB इज इक्वल्स टू CBA, ये भी हमारा गिवन है। चेक कर लेते एक बार, DAB मतलब ये एंगल और CBA मतलब ये एंगल। तो अभी एक और चीज हम लोग देखेंगे तो आपको इसे दिख जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। देखो ये जो ट्राइंगल है ADB जो ट्राइंगल है उसका बेस क्या है, AB। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है ABC का बेस है AB। तो देखो ये AB जो लाइन है, AB लाइन इस ट्राइंगल में भी आती है और ये AB लाइन जो है इस ट्राइंगल में भी आती है। तो AB इज ए कॉमन लाइन सेगमेंट, राइट। तो मैं दे देता हूं कि AB इज इक्वल टू AB और ये दोनों में आता है, तो मैं लिख दूंगा कॉमन। तो मेरा AB जो है, AB वो दोनों ट्रायंगल में आता है तो कॉमन, तो ये भी मेरी साइड हो गई और ये मेरा एंगल है। तो अब हम लोग चेक करने के बाद काम ये है कि ये दोनों साइड जो है उसका ये एंगल इंक्लूडेड है या कोई और एंगल है। तो लेट अस चेक, ये साइड और ये साइड उसका ये इंक्लूड एंगल, ठीक है। ये साइड और ये साइड उसका ये इंक्लूडिंग एंगल समझ में आ रहा है। फर्स्ट हमने AD लिया, देखो ये रहा AD और AB का इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। फिर हमने लिया BC और AB, तो BC और AB, तो AB और BC का इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो हमारे दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल प्रदान मिल गया हमको। तो दिस इज योर SAS कंडीशन। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ मैंने ABD तो लिख दिया, ये ABD, तो BAC आ रहा है क्या, तो चेक करता है कि ABD के सामने BAC फॉर्म होता है कि नहीं। तो मैं ट्रायंगल बना दिया। अब AB का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, यहाँ पे देखो AB इक्वल टू AB है, तो यहाँ पे AB स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे भी मैं AB स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ। अब मुझे BD को भी सेट करना है, तो देखो BD तो कंडीशन यहाँ पे है नहीं साइड की, तो मैं AD से चालू करता हूँ। यहाँ पे AD है, यहाँ पे AD का है फर्स्ट एंड लास्ट। AD जो है यहाँ पे, AD जो है यहाँ पे वो फर्स्ट लेटर है और लास्ट लेटर है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग है BC वो भी यहाँ फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए, बट B तो बीच में आ गया। तो लेट अस इंटरचेंज दिस, इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ BA, मैंने पहले लिखा था AB, अब मैंने उल्टा लिख दिया BA। अब तुम चेक करो, AD पहला और आखिरी है यहाँ पे, तो उसका BC पहला आखिरी हो रहा है यहाँ पे C। तो अब देखो BAC आ गया। अब फिर से मैंने जो समझाया एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि यहाँ पे AB पहले था, AB, तो AB का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, AB का करस्पॉन्डिंग AB है, तो यहाँ भी AB आना चाहिए, तो मैंने AB लिखा। बट हो क्या रहा है कि यहाँ पे AD जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट है, बट यहाँ पे अगर मैं B लिखूंगा तो बीच में आ जाएगा, तो मैंने B यहाँ रख दिया C। अब ये AB तो सेम ही है ना, यहाँ पे AB लिखा है, BA लिखा है, लेकिन साइड तो करस्पॉन्डिंग है ही। और यहाँ पे AD सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट AD, तो उसका जो BC है वो भी फर्स्ट एंड लास्ट हो गया C। BC फर्स्ट एंड लास्ट, उसका करस्पॉन्डिंग AD है वो भी फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ पे AB है, वो AB है, और वहीं पे उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट AB की जगह B है, करस्पॉन्डिंग पार्ट तो सेम है। तो इन दिस वे आपका जो ये पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए। तो अब चेक कर लो, ABD BAC, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। और हम ये जो लिखने वाला है वो हर न्यूमेरिकल में देखने वाला, तो आई विल टीच यू ईच एंड एवरी टाइम। तो आपको प्रैक्टिस पड़ जाएगी। अभी आपको नया लग रहा होगा कैसे अरेंजमेंट करेंगे, बट ये अरेंज करना इतना टफ काम नहीं है। कभी कभी तो हम शेप देख के तुरंत ऐसा कर सकते हैं जज कि हाँ ये शेप बनने वाला है, यही नाम बनने वाला है। बट स्टिल अभी दूसरा ही सब है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये नॉमेनक्लेचर, ये नाम जो अरेंज करना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब हम सेकंड पे जाते हैं, BD इक्वल टू AC, BD इज इक्वल्स टू AC। तो आप कॉमन से, अब जैसे हमने बात की अभी कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड सब इक्वल हो जाएगी। तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, BD का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये रहा BD। अब मैं बाकी सब रब कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो BD जो है यहाँ पे क्या है, AC है। तो कहने का मतलब है कि जो BD है और AC वो इक्वल होना चाहिए। क्यों, दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। ये लिखना जो रह गया था कि ये दो ट्रायंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंट किए वो SAS है, तो ये दो ट्रायंगल जो है वो SAS से कॉन्ग्रुएंट है। इफ दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है BD और AC, वो भी BD इज इक्वल्स टू AC। ये करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल है, वो हमने लिख तो लिया, बस फुल फॉर्म की जगह शॉर्ट फॉर्म बाय CPCT। कहने का मतलब यह है कि जो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है BD और देखो करस्पॉन्डिंग है ना BD और AC, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट भी है और करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट मैंने बताया, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग है कि नहीं, बस चेक कर लो।
BAD सॉरी ABD ये वाला एंगल, और BAC मतलब ये वाला एंगल। तो अभी इसके अंदर चेक कर लेते हैं, B एंगल, ठीक है, सॉरी B और A, यहाँ पे B बीच में है, यहाँ पे A बीच में है। तो कैन यू सी कि दोनों जो एंगल है B और A, कौन कौन से, ABD और BAC। आप क्लियरली नाम भी देख सकते हो, राइट। और अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो इसको इंडिविजुअल ड्रॉ करके चेक कर लो। मैं इंडिविजुअल ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे ऊपर वाला ट्रायंगल ऐसा है कुछ, तो मैं अभी इस एंगल की बात कर रहा हूँ। कौन सा एंगल है, ABD, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इस एंगल की बात कर रहा हूँ। अब मैं दूसरा जो नीचे वाला ट्रायंगल उसकी बात ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। कैसा है, इट इज दिस। और मैं यहां बात कर रहा हूं कौन सा, BAC, दैट इज BAC, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हुए कि नहीं, सी, क्योंकि देखो ऑलरेडी हमको ये पूरा एंगल इक्वल था, मतलब ये एंगल इक्वल दिया था और ये एंगल इक्वल दिया था, ठीक है। तो ये दो एंगल दिए थे, ठीक है, और ये साइड हमें इक्वल दे दी, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, राइट। तो ये करस्पॉन्डिंग, और हमें कॉन्ग्रुएंट पता है, तो इफ दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो आई कैन डायरेक्टली से कि ये जो एंगल है ABD और BAC ये भी इक्वल है बाय CPCT। क्यों, क्योंकि ये दो जो एंगल है, देखो डायग्राम बना के मैंने समझा दिया कि ये दो एंगल है वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल तो उनकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी और उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन 2 इज ऑल अबाउट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 में हमें क्या दिया गया है कि AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, राइट। मतलब ये इक्वल भी है AD और BC, तो मैंने ड्रॉ ऑलरेडी कर दिया है कि AD और BC इक्वल भी है और वो AB लाइन पे परपेंडिकुलर है। ये AD इस पे परपेंडिकुलर 90 बना रहा है, ये BC इस पे परपेंडिकुलर देयरफॉर 90 बना रहा है। तो ये ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब हमें प्रूव करना है कि जो CD है, दिस इज माय CD, तो जो CD है, CD लाइन, दिस CD लाइन बाइसेक्ट्स AB, मतलब ये AB लाइन को बाइसेक्ट करता है मतलब इक्वल पार्ट्स में कट करता है। तो जो CD लाइन है वो इसको इक्वल पार्ट में कट करेगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू प्रूव कि जो AO है, AO इज इक्वल टू OB। अगर मैं AO और OB को इक्वली प्रूव कर दूं तो O मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये जो CD है वो इक्वली कट कर रहा है क्योंकि वो मिड पॉइंट से पास होगा। तो ये O को इक्वल डिस्टेंस में बताने के लिए हमको पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लेट फर्स्ट फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। तो मैं लिखता हूं कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात चल रही है, CBO एंड ट्रायंगल OAD, CBO OAD, ये दो ट्रायंगल की बात चल रही है। सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो ये है DA और BC इक्वल है, तो मैं लिख देता हूं कि DA इज इक्वल्स टू BC, क्यों, गिवन है, ठीक है, DA और BC इक्वल है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हमको क्या बताया गया है कि ये एंगल 90 है, तो DAO CBO एंगल DAO इज इक्वल्स टू एंगल CBO ये भी गिवन है क्योंकि बोला गया है परपेंडिकुलर, तो ये भी हमारा गिवन पार्ट है। DAO CBO ये दोनों भी इक्वल है 90, राइट। अब हमको तीसरी एंगल या कोई भी साइड ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एक एंगल मिलने वाला है। कैसे मिलेगा एंगल, सी हमें बोला गया है कि ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और मैंने लास्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट पर समझाया था कि अगर एक लाइन से दो परपेंडिकुलर है, मान लो कि ये एक लाइन है और ये दो परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी, तो दिस टू लाइन विल बी पैरेलल्स। ये मैंने लास्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और दो पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन है और उस पर दो परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर क्या होगी, पैरेलल होगी। तो कहने के बाद मतलब ये कि ये एक लाइन है AB, तो एक परपेंडिकुलर और दूसरा, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है और उस पर ये दो, देखो वापस मैं डायग्राम बाजू बनाता हूँ कि ये मेरा AB है, ठीक है, इस AB पे ये मेरा DA परपेंडिकुलर है 90 और इसी AB पे ये है CB 90। तो ये स्ट्रेट लाइन है
ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन और ए बी के स्ट्रेट लाइन पे दो परपेंडिकुलर, तो ये और ये पैरेलल होंगे। दिस इज द मैथ्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये पैरेलल होंगे तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया, यहाँ मैं पहले जो आंसर है वो लिखता हूँ, फिर और डिटेल में जाता हूँ कि एंगल, यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल बनने वाला, कौन सा अल्टरनेट एंगल बनने वाला है, तो बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। मैंने बताया था अल्टरनेट एंगल क्या फॉर्म करता है, जेड फॉर्म करता है। कैन यू सी द जेड, ये पूरा z बन रहा है, देखे। तो दिस इज अ z फॉर्मेशन। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, जो मैंने सर्कल किया, ये सर्कल और सॉरी ये डॉट और ये डॉट, वो एंगल इक्वल होंगे। बी सी डी ए, बी सी डी और सी डी ए। तो मैं लिख दूंगा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और डिटेल में सपोज आपको लिखना है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बना, मैं वही समझा रहा था कि BC और AD पैरेलल है, तो मैं लिखता हूं BC पैरेलल टू AD, ठीक है। BC इज पैरेलल टू AD और हमारी कॉमन ट्रांसवर्सल कौन सी है, देखो ये दो लाइन पैरेलल है, कॉमन ट्रांसवर्सल है CD, मेरा CD है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो BC और BC और AD इज योर पैरेलल लाइंस और जो AC है DC है वो तुम्हारी कॉमन ट्रांसवर्सल। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, क्या हो गया कि BCD और ADC ये मेरे अल्टरनेट एंगल हो गए। क्यों अल्टरनेट एंगल, क्योंकि दिस टू लाइंस आर पैरेलल। मैंने समझाया कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन पे दो परपेंडिकुलर, तो ये दो लाइन पैरेलल है और ये जो DC है इज योर कॉमन ट्रांसवर्सल, तो इसलिए दो एंगल इक्वल है। तो नाउ लेट अस सी हमें क्या क्या मिल गया, हमें एक साइड इक्वल मिली, हमें एक एंगल इक्वल मिला और दूसरा एंगल भी हमें इक्वल मिला, दिस इज योर साइड एंगल। तो लेट अस चेक, हमें थ्योरम नंबर 7.1 याद है। थ्योरम नंबर 7.1 क्या बोलता है, थ्योरम नंबर 7.1 बोल रहा है ASA। अब इसमें क्या था, एंगल साइड एंगल, बट ये साइड क्या होनी चाहिए, इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, दोनों एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए। तो लेट अस चेक ऐसा है क्या यहाँ पे, तो सी अभी इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल है, ये एंगल और इसकी ये जो इक्वल साइड थी, ये जो इक्वल साइड उसकी इंक्लूडेड है। सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो ये एक डॉटेड लाइन से कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं वो रब करता हूँ। अभी 90 ये है, ये दो एंगल है और उसके बीच की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ये दो एंगल थे बीच की करस्पॉन्डिंग साइड, तो अल्टीमेटली वी हैव अ साइड व्हिच इज इंक्लूडेड। तो ये डायरेक्ट में अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये सारी कंडीशन में लिख सकता हूँ कि एंगल इन सबका ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, DAO। अब वापस मैं आपको समझाता हूं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखते कैसे। जैसे मान लो यहाँ पे DA है, ठीक है, तो DA किससे इक्वल है, BC से, तो मैं यहाँ BC लिख देता हूँ। DA आगे है, DA फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, तो BC जो है वो भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन होना चाहिए। अब हमें AO, ठीक है, AO हमें और कोई साइड पता ही नहीं, और कोई साइड नहीं पता है। तो नाउ लेट अस चेक कि यहाँ पे DOA है, DOA एंगल, तो यहाँ पे है DOA डिट्टो सेम, जो एंगल DOA वही यहाँ पे, तो उसका जो CBO, यहाँ पे CBO है नहीं, यहाँ पे BC है, तो उसको मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मैं BC लिखूं या CB लिखूं तो मैं इसको बस इन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या लिख दूंगा यहाँ पे, CBO। अब देखो फिर से चेक करता है, सबसे पहले यहाँ पे DA था फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ DA का रेफरेंस में क्या है, DA का करस्पॉन्डिंग क्या है, BC, तो BC यहाँ फर्स्ट होना चाहिए, तो मैं BC फर्स्ट लिखूं या CB लिखूं, अल्टीमेटली करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये एंगल देखो DAO, तो DAO है, ये पूरा DAO किससे इक्वल है, CBO, तो CB आई रहा था और वो मैंने ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली DAO इज माय CBO, तो ये मेरा करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल मैंने लिख लिया। अब जो मेन हमें करना है, क्या करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। मैंने बताया कि जो CD लाइन है, कौन सी, ये CD लाइन, मैं ये डॉटेड रबी कर देता हूँ वरना आपको डायग्राम एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, सी अभी CD बाइसेक्ट्स AB, जो ये CD लाइन है, CD लाइन वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये AO और OB इक्वल होना चाहिए। बाइसेक्ट करने का मतलब सिंपल कैसा होता है कि जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ये लाइन है और इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये इसका जो मेजरमेंट है, इसका जो मेजरमेंट है वो इक्वल, मतलब ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तब भी मैं इसको बोलूंगा ये जो लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो CD और AO AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब मैं कह सकता हूँ, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज OB और AO इक्वल होना चाहिए।
तो लेट अस सी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये रहा तुम्हारा एओ और ये रहा तुम्हारा बीओ। तो सी एओ सेकेंड एंड लास्ट पोजिशन है, ओबी भी सेकेंड एंड लास्ट पोजिशन, अल्टीमेटली करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा किसका, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। अब एक चीज हमने वापस यहाँ पे लिखना चाहिए बाय एएसए, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एएसए, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है और एओ और बीओ उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट भी है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एओ इज इक्वल्स टू बीओ बाय सीपी सीटी। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एएसए, एएसए से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, व्हेन दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, उनकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होंगे, और वो इक्वल है मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि एओ इक्वल टू ओबी, एओ इज इक्वल टू ओबी, एओ इज इक्वल टू ओबी। तो ये मिड पॉइंट हुआ ना एक तरीके से, ये मिड पॉइंट हुआ और ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है, देयरफॉर सीडी बाइसेक्ट करता है, देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट, लिख लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट लिखा मैंने ऑफ ए बी, एंड वो मिड पॉइंट है, एंड सीडी जो है, सीडी जो है पासिस थ्रू, CD passes through O, therefore CD bisects AB। तो सीधा लिख दो, therefore CD bisects AB। फिर से एक बार समझाता हूं, AO ये O रब हो गया, AO इज इक्वल टू OB, मैंने सिंपलिसिटी से प्रूव किया क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे और उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है। अब AO इक्वल टू OB हो गया, AO इक्वल टू OB, ये दोनों पार्ट इक्वल हुए, देयरफॉर O शुड बी मिड पॉइंट, O मिड पॉइंट हो गया और उस मिड पॉइंट से ये पास हो रहा है CD, देयरफॉर वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। अब हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है कि P इज पैरेलल टू Q, P जो लाइन है वो Q से पैरेलल है, तो दिस टू लाइंस आर पैरेलल, कभी मीट नहीं करने वाली। L इज पैरेलल टू M, L और M भी पैरेलल है, वो भी कभी मीट नहीं करेंगे। और हमने प्रीवियस चैप्टर दैट इज लाइंस एंड एंगल्स में हमने पढ़ा था कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो उनके बीच में कौन कौन से एंगल बन सकते हैं, अल्टरनेट एंगल बन सकता है, इंटीरियर एंगल बन सकता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकता है। तो यहाँ पे हमें दो दो पैरेलल लाइन दी है, दिस इज वन पेयर ऑफ पैरेलल, दिस इज अनदर पेयर ऑफ पैरेलल, तो उनके बीच में हमें ढूंढना है कि कौन कौन से एंगल प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फिर वी नीड टू प्रूव दिस कॉन्ग्रुएंस, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको बहुत इजीली विजिबल है जेड फॉर्मेशन, देखो एक जेड फॉर्म रहा है ऐसा, कैन यू सी दिस जेड, बहुत इजीली ये जेड बन रहा है। हमें पता है कि जेड मतलब होता है अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, इक्वलिटी, मतलब दिस एंगल शुड बी दिस एंगल इक्वल होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं, क्या नाम देता हूं, इसको देता हूं एंगल 1 और इसको एंगल देता हूं 2। तो जेड फॉर्मेशन हो रहा है और ये दो पैरेलल लाइंस है, तो 1 and 2 आर इक्वल। तो मैं लिखता हूं, कैसे लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा, ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, एबीसी। तो डीएसी लिखता हूं डायरेक्ट, डीएसी, डीएसी इज इक्वल टू एसीबी, इज इक्वल्स टू एंगल एसीबी। क्यों, तो लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने लिखा है, मैं लिख नहीं रहा हूं बट आपको समझा रहा हूं कि कौन कौन सी पैरेलल लाइन, आपको रीजन क्या लिखना है। चलो एक मैं लिख के बता देता हूं आपको क्या होगा कि यहाँ पे ये अल्टरनेट बने कैसे। तो हमें दो पैरेलल लाइन दी, बताइए कौन सी, L पैरेलल टू M, ठीक है। और हमारा ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये दो पैरेलल है और ट्रांसवर्सल तुम्हारा AC है, AC इज ट्रांसवर्सल। तो एक बार फिर समझाता हूं, 1 और 2 इक्वल क्यों है, 1 और 2 इक्वल इसलिए क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल बने। अल्टरनेट एंगल क्यों बने, बिकॉज दिस टू लाइंस आर पैरेलल, कौन सी, L and M, ये दो लाइन पैरेलल है और एक कॉमन ट्रांसवर्सल है, तो Z फॉर्मेशन हुआ तो अल्टरनेट एंगल बन गया। तो दिस आर टू इक्वल एंगल। अब मैं ये डॉटेड लाइन रन करता हूं ताकि आपको दूसरा Z मिले, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 ऑलरेडी मैं इक्वल कर चुका हूं। अब आपको दूसरा Z ढूंढना है, तो दूसरा Z कैसे बनेगा,
दिख रहा है आपको दूसरा सेट? ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज द अनदर जेड फॉर्मेशन बिटवीन टू अनदर पैरेलल लाइंस। ये दो लाइन भी तो पैरेलल है, PQ। तो अब आपकी पैरेलल लाइन होगी PQ। PQ इज योर पैरेलल लाइन। फिर से ट्रांसवर्सल सेम है, AC इज योर ट्रांसवर्सल। ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये Z फॉर्म हुआ। तो इसको मैं अगर नाम दूं 3 और इसको नाम दूं 4, तो 3 and 4 आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो लेट मी राइट इट कि एंगल कौन सा एंगल है, तो BAC इज इक्वल टू ACD। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए इक्वल है। अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बने, तो लाइंस अब चेंज हो, कौन सी पैरेलल है, P इज पैरेलल टू Q, ये पहली कंडीशन है, और AC तुम्हारा ट्रांसवर्सल है वो सेम। ठीक है, तो हमको दो एंगल मिल गए, ठीक है। और आप ध्यान से देखेंगे, मैं डॉटेड लाइन फिर से रब कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी पड़ जाए। ठीक है, तो अभी ये ट्रायंगल ABC और ADC में कॉमन क्या है, दोनों में आने वाली चीज ऐसी कौन सी है, तो एक साइड, वो है साइड AC साइड जो है वो इसके अंदर भी है और AC इसके अंदर भी है। ठीक है, तो AC साइड इसका भी पार्ट है और AC साइड इसका भी पार्ट है, तो AC से कॉमन मैं लिख लेता हूं कि AC इक्वल टू AC, और इसका रीजन है कि वो कॉमन है। कॉमन होने का मतलब है कि वो दोनों ट्रायंगल में आता है। AC जो है वो इस ट्रायंगल में भी आता है और AC इस ट्रायंगल में भी आता है, तो AC इज कॉमन। तो अब देखो, ये हमारा है एंगल, ये हमारा है एंगल और ये हमारा है साइड। तो ऐसे लगने के चांसेस लग रहे हैं आपको, ASA लग रहे हैं, बट ये S इज इंक्लूडिंग और नॉट, वो चेक करना पड़ेगा। तो हाँ देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तुम ये दो जोड़ी है एंगल, उसमें भी ये कॉमन, और ये दोनों एंगल है उसमें भी ये इंक्लूडेड। सी 2 and 3 अगर मैं एंगल कंसिडर करूं तो भी ये इंक्लूडेड है उसका, और 1 and 4 कंसिडर करूं तो भी इसको इंक्लूडेड। तो अल्टीमेटली ये जो साइड मैंने लिखी है वो दोनों से इंक्लूडेड है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का नाम इन्होंने जैसे ABC दिया, मैं वही दे देता हूँ, तो ABC। अब मैं चेक करता हूँ कि CDA मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ABC तो मैंने लिख दिया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे AB कहीं पे भी AB की साइड है नहीं, बट AC की साइड है, तो मैं AC पे फोकस करूँ। यहाँ AC के सामने AC है, तो AC मेरा फर्स्ट एंड लास्ट है, तो यहाँ पे मेरा AC स्पेस AC आना चाहिए, मतलब बीच वाला तुम छोड़ के AC फर्स्ट एंड लास्ट है, तो यहाँ AC का इक्वल पार्ट AC, तो वो भी फर्स्ट एंड लास्ट आना चाहिए, राइट। तो अभी बीच वाला टर्म तो एक ही बचा, क्योंकि देखो ये ABC ट्रायंगल है, तो ABC ट्रायंगल छोड़ दो तो बचा सिर्फ यहाँ पे D टर्म, तो मैं D टर्म यहाँ डाल देता हूँ। अब मुझे चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो कोई एक एंगल ले लेता है, जैसे मैं ये लेता हूँ DAC। क्या आता है DAC, मतलब पहले D उसके बाद A फिर C, DAC आना चाहिए। तो यहाँ पे वही टर्म आ रहा है क्या, तो देखो यहाँ आना चाहिए BAC, बट एक्चुअली क्या है BCA। तो हमने जो AC टर्म रखे हैं वो उल्टे रखे हैं। क्या रखे हैं, यहाँ C आगे आना चाहिए, यहाँ पे A आगे आना चाहिए। मैं फिर से समझाता हूँ कैसे, जैसा मैंने रखा कि ABC, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है। अब मेरा AC जो यहाँ पे है, AC मेरा फर्स्ट एंड लास्ट है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट AC वो भी फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे आएगा C और A। क्या आएगा, C और A, जगह बीच में मैंने छोड़ दी। देखो AC का करस्पॉन्डिंग पार्ट AC यहाँ पे आ गया फर्स्ट एंड लास्ट, जैसे यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट है यहाँ पे भी फर्स्ट एंड लास्ट आ गया, लेकिन अब मिडिल टर्म क्या हो जाएगा D। अब आप चेक करते हैं ऊपर वाला, देखिए यहाँ पे देखिए DAC है, DAC मतलब बीच में से पहले लास्ट में फिर फर्स्ट, तो अब यहाँ पे भी होना चाहिए। देखो बीच में से लास्ट में BCA है, राइट। तो दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर करेक्ट। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग आ गया ABC इक्वल टू CDA, ABC इक्वल टू CDA करस्पॉन्डिंग है हमारा, राइट। तो काफी सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्या था कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, तो हमारे दो अल्टरनेट एंगल बन रहे थे, 1 इक्वल टू 2, ठीक है, और 3 इक्वल टू 4, तो दो अल्टरनेट एंगल बन गए। और AC जो है, AC इस ट्रायंगल का भी कॉमन था, AC उस ट्रायंगल का भी कॉमन था, देयरफॉर AC वाज कॉमन टू बोथ, तो हमने कॉमन लिख दिया। तो दो अल्टरनेट एंगल एक कॉमन, तो ASA से हमारे दो ट्रायंगल इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिख देना चाहिए देयरफॉर, नहीं बाय क्या आएगा, ASA थ्योरम, ठीक। तो बाय ASA हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। सो नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में डेटा क्या दिया गया है कि L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो लाइन L है वो A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों जो छोटे छोटे एंगल है वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये दोनों छोटे एंगल विल बी इक्वल। सेकेंडली बोल रहा है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। ये BP और ये BQ परपेंडिकुलर 90-90 बनाएंगे, राइट। हमें प्रूव करना है APB और AQB ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, वो हमें प्रूव करना है। तो सही आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल इससे इक्वल है और ये ऑलरेडी 90-90 है। सी इन दिस टू ट्राइंगल ये 90 है, ये 90 है और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। बट हम डायरेक्ट ए ऐसे नहीं लगा सकते। ए ऐसे मतलब हमारा जो ए ऐसे होता है उसमें हमारा एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो एस है, जो साइड है वो इंक्लूडिंग साइड होनी चाहिए। देखो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, बट ये साइड जो है वो इससे करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है, तो आई कैन नॉट डायरेक्टली यूज ए ऐसे। तो हमें सबसे पहले कुछ और तरीका निकालना पड़ता है। मैं एक बार फिर से समझा दूं कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं यूज कर सकते। सी आई हैव दिस एंगल इक्वल टू दिस, आई हैव दिस एंगल इक्वल टू दिस, तो तुम्हारे दिमाग में सीधा स्ट्राइक होगा कि हम ये ऐसे लगा लेते हैं। बट ये दोनों एंगल के साथ ही बीच वाला इन दोनों का जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल इसके इंक्लूडेड साइड से नहीं दिया गया, कहीं से भी हमको ये दोनों साइड इक्वल नहीं दी गई है, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज दिस। ये ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो कुछ अदर तरीका तो होता ही है। तो अदर मेथड में क्या आएगा, सबसे पहले हमको ये एंगल ढूंढना है। लेट अस फाइंड दिस एंगल एंड दिस एंगल। वो एंगल कैसे मिलेगा, जैसे मान लो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो अल्टीमेटली ये दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है। तो अगर इन दोनों को 180 में से माइनस करूंगा, जो वैल्यू इसकी आएगी वही इनको 180 में से माइनस करूंगा तो आएगी। सिंपल सी बात है ना। जैसे एज्यूम अगर सपोज ऐसा बताओ, मैं ऐसे एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको कि ये ट्राइंगल है, इसमें ये 20 है और इसमें मान लो ये 30 है सपोज, और ये दूसरा ट्राइंगल है, ये 20 है तो ये भी 20 और ये भी 30 है। तो सी ये एंगल क्या आएगा, 180 माइनस 50, इन दोनों का एडिशन 50 होगा ना, 20 प्लस 30, तो इन दोनों का एडिशन कितना होने वाला है, 50 होने वाला है। तो ये एंगल कितना है, 180 माइनस 50, दैट इज ये आएगा 130, ये आएगा 130। तो ये भी तो 130 आएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 20 और 30 है, तो इन दोनों का एडिशन है वो 180 में से माइनस किया और इन दोनों का एडिशन 180 माइनस किया, तो सेम ही आंसर आने वाला है। तो सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इसके जो एडिशन देंगे वही एडिशन यहाँ पे देंगे, ठीक है, और दोनों को 180 में से माइनस करूंगा तो ये एंगल इक्वल आने वाला है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल, कौन सा एंगल इक्वल है, ABP is equals to angle ABQ. Let us again check. ABP is equals to ABQ. क्यों ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि थर्ड एंगल है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये थर्ड एंगल है, दिस इज द थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस इज ऑल्सो थर्ड एंगल ऑफ दिस एंगल। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, सपोज मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप थोड़ा लंबा कर सकते हो, मतलब यू कैन गो फॉर अ बिट लॉन्गर मेथड। लॉन्गर मेथड कैसी है, कैसी, ये एंगल एक्चुअली क्या है, 180 माइनस एडिशन ऑफ दिस टू, तो ऐसे लिख लो कि एंगल ये कौन सा है, QBA क्या हो जाएगा, 180 माइनस के इसके एंगल Q प्लस एंगल ये QAB, राइट। ये कौन सा एंगल था, ये वाला QBA की बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं PBA की, तो PBA क्या हो जाएगा, उसका भी ऐसा होने वाला है कि 180 माइनस, क्योंकि टोटल 180 होता है, उसमें से क्या माइनस करूंगा, ये, तो कौन सा एंगल P प्लस एंगल कौन सा, ये BAP। देखो फिर से एक बार समझाता हूं, इस ट्राइंगल में, अभी इसका हटा दो, ये ट्राइंगल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा, दिस प्लस दिस 180 होता है, तो अल्टीमेटली ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस एडिशन ऑफ दिस टू, तो वही किया मैंने, जो QB है, QB मुझे चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो क्या होगा 180 माइनस दिस टू एंगल। सिमिलरली मुझे यहाँ पे चाहिए एंगल ABP या ABP, राइट, ABP मुझे चाहिए, तो क्या करता हूँ 180 माइनस दिस टू एंगल, तो मैंने किया। अब आप देखोगे ध्यान से, तो ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है, तो अल्टीमेटली ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, क्योंकि
पी क्यू इक्वल है 90 और ये दोनों भी इक्वल है, समझ में आ रहा है। ये दो एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर, और ये तो 90 तो अल्टीमेटली पूरा ब्रैकेट सेम है। तो 180 में से ये माइनस करो, 180 में से ये माइनस करो, अल्टीमेटली पूरा सेम हो जाएगा, ये ब्रैकेट सेम 180 से, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। QBA इज इक्वल टू एंगल PBA। दिस इज अ बिट लॉन्गर मेथड, थोड़ा ठीक है बेसिक। अगर आपको ऐसा लगता है कि मिस्टेक करनी नहीं है, वो थर्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये कर सकते हो, राइट। चीजें वही है, मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया था, अब मैंने स्टेप वाइज देखा कि भाई 180 में से पूरा ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दोनों सेम ही है। ये QP दोनों 90, ये QP दोनों 90 है, ये दोनों इक्वल बाइसेक्टर और 180 तो अल्टीमेटली ये पूरा सेम ही है, तो ये दोनों एंगल भी सेम हो गए। तो दिस इज हाउ आई प्रूव कि ये जो मेरे टिक मार्क वाला एंगल है वो इक्वल है, राइट। अब मैं टिक मार्क हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छा आपको दिखे वैसा स्टार मारता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए मेरे। अब मैं ए ऐसे लगा सकता हूँ, कैसे लगा सकता हूँ उसी, ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल, ये एंगल, मतलब दिस टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, दिस टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और बीच में देखो AB इज अ कॉमन साइड, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल की बात करूंगा, QBA एंड ट्राइंगल PBA, QBA PBA, इन दोनों ट्राइंगल में, इन दिस टू ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये एंगल दो इक्वल है, करस्पॉन्डिंगली इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर है, तो कौन सा एंगल है ये, QAB इज इक्वल्स टू PAB, QAB PAB, क्योंकि ये बाइसेक्टर। रीजन लिख दो, क्या रीजन लिखोगे, L इज अ बाइसेक्टर, L इज अ बाइसेक्टर, L बाइसेक्टर है इसलिए दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है एंगल इक्वल है, उससे पहले हमको इंक्लूडिंग साइड लिख लेते हैं, ये दोनों लिख दिया, उसका भी इंक्लूडिंग साइड कौन सी, AB इज इक्वल्स टू AB, क्यों, कॉमन है। AB जो है AB वो इस ट्रायंगल में भी है और AB इस ट्रायंगल में भी, AB दोनों ट्रायंगल में है इसलिए AB कॉमन हो गया। और एक एंगल कौन सा इक्वल है, तो ये सॉरी ये वाला अभी जो हमने प्रूव किया, अभी हमने जो प्रूव किया, राइट। तो ये इक्वेशन 1 को मैं लिख दूंगा यूजिंग 1, तो कौन सा एंगल है, QBA इज इक्वल्स टू एंगल PBA, चेक कर लेते हैं, QBA PBA, तो सी एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया, ये यूजिंग 1 यहाँ पे भी लिख सकते हो रीजन, ठीक है। तो ये यूजिंग 1 यहाँ लिख देना आप लोग, तो या फिर प्रूव्ड वो भी लिख सकते हो। तो देखो ये आपका एंगल था, ये साइड थी और ये भी हमारा एंगल है, एंगल साइड एंगल, तो दोनों एंगल है और बीच का इंक्लूडिंग साइड है, तो आई कैन राइट ट्राइंगल। और इन लोगों ने जो लिखा है APB, वही लिख दो APB। अब हमारा APB तो मैंने लिख दिया, अब ये जो सेकंड सामने वाला पार्ट है वो आता है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो सी सबसे पहले अभी यहाँ पे हमें AB वाली साइड पता है, तो AB का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो AB है, तो यहाँ पे जहां पे AB है वहां पे AB आना चाहिए, क्योंकि AB का करस्पॉन्डिंग पार्ट AB है, तो AB फर्स्ट एंड लास्ट है, तो मैं लिख लेता हूँ AB, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, बराबर। अब देखेंगे कि दिस इज APB ट्राइंगल, APB ट्राइंगल, मतलब ये पार्ट हमने कवर कर लिया, तो इस पार्ट में क्या मिसिंग है, APQ मिसिंग है, तो यहाँ पे आएगा Q, ठीक है। नाउ लेट अस चेक हमने सही सेट किया है कि नहीं किया। देखो AB और AB तो सेट हो गया, AB इक्वल टू AB, तो AB और AB तो सेट सही हो गया, बट अभी हमको फोकस करना है कि बाकी सब हुआ कि नहीं। तो लेट अस चेक दिस फॉर दिस एंगल, ये एंगल QAB, क्या लिखा है QAB, Q फिर आगे फिर पीछे QAB, तो लेट अस चेक दिस, ये भी ऐसा है कि नहीं। देखो PAB है तो P फिर आगे फिर पीछे, राइट, तो वी हैव रिटन राइट, क्योंकि देखो QAB Q फिर आगे फिर पीछे, तो यहाँ पे PAB, तो दिस इज हाउ, दिस इज राइट व्हाट वी हैव रिटन राइट। सेकेंडली हमें प्रूव करना था BP इज इक्वल टू BQ, ये भी इजीली प्रूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखो ये रहा BP, ठीक है, और ये रहा BQ, तो BP और BQ आर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे हुए, तो बाय ASA, एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा CPCT, तो मैं लिख सकता हूं कि BP इज इक्वल्स टू
बी क्यू, सीधा बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, क्यों बाय सीपी सीटी, सीपी सीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट है क्या ये, हाँ ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो बाय सीपी सीटी दिस आर इक्वल। सो इन दिस वे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। काफी इजी था, डायरेक्ट ए ऐसे नहीं यूज कर पा रहे थे बिकॉज ये दो साइड इक्वल नहीं थी, जो कि इन दोनों का ये दो एंगल इक्वल थे, मतलब इन दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे रहे थे, ऐसा था कि यहाँ पे ये दो एंगल है और यहाँ पे ये दो एंगल है, तो ये दो एंगल और ये दो एंगल करस्पॉन्डिंगली इक्वल थे, बट उनकी इंक्लूडिंग साइड इक्वल नहीं थी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ये यूज नहीं किया, हमने ये एंगल निकाला। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये दो एंगल और ये दो एंगल करस्पॉन्डिंगली इक्वल भी और उनके पास कॉमन साइड भी है, ठीक है। तो दिस वाज ए ऐसे। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लाइक उन्होंने गिवन में दिया है हमें AC इक्वल टू AE, AC जो है हमारा AC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू AE, ठीक है। तो AC डबल टिक किया है इज इक्वल टू डबल टिक AE, राइट, हमें ये डेटा दिया है और बोला है AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, तो हमें दो इक्वल साइड दी है और हमें एक एंगल भी इक्वल दिया है, कौन सा, BAD मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू EAC, तो ये दो एंगल जो है दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दिए है और हमें ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल दी है, एंड वी नीड टू प्रूव BC इक्वल टू D, ये हमारा गोल है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक चीज आपको दिखा दूं कि जैसे ये दो एंगल इक्वल दिया है, ये एंगल और ये एंगल, मान लो कि ये एंगल है x और ये है एंगल x सपोज, ठीक है। तो अगर इस x के अंदर मैं ये ऐड कर दूं, कौन सा पार्ट, DAC, मतलब इस x में ये वाला पार्ट ऐड कर दूं और इस वाले x में भी ये वाला पार्ट ऐड कर दूं, और अल्टीमेटली ये पूरा एंगल इज इक्वल टू पूरा एंगल हो जाएगा। समझिए, मान लीजिए 10 डिग्री है सपोज, ये छोटा वाला एंगल है DAC, जो एंगल है जो रेड पार्ट से शेडेड किया है, ये रेड पार्ट जो मैंने शेड किया मान लो 10 डिग्री है, अब वो 10 डिग्री इसमें ऐड कर दूं और वो 10 डिग्री इसमें भी ऐड कर दूं, तो अल्टीमेटली ये कितना एंगल हो जाएगा, ये जो x हो जाएगा इतना और सिमिलरली ये x कितना हो जाएगा, हो जाएगा इतना, और ये जो अभी एंगल हुआ ये रेड एंगल ऐड करने के बाद वो भी इक्वल होगी क्योंकि ऑलरेडी x इक्वल है और दोनों में मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो अभी मैं लिखूंगा तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा, तो अभी के लिए ये रब कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो वही चालू करते हैं। तो पहले हमें जो एंगल दिए गए मैं वही लिख रहा हूं कि एंगल BAD इज इक्वल टू BAD इक्वल टू क्या, EAC। अब ये ऑलरेडी गिवन है, क्यों इक्वल है, क्योंकि लिख देने का गिवन, दिस इज समथिंग गिवन, तो ये दिया गया। अब इसके अंदर BAD के अंदर ये एंगल ऐड करता हूं DAC, तो इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूं BAD प्लस एंगल DAC। सिमिलरली इसके अंदर भी वही एडिशन करता हूं, EAC प्लस BAC। तो समझिए ये दोनों एंगल तो इक्वल थे, ये दोनों इक्वल एंगल में मैंने सेम पार्ट ऐड कर लिया, इसमें 10 ऐड किया, इसमें भी 10 ऐसा एज्यूम कर लिया, दोनों में सेम चीज ऐड की है, तो अल्टीमेटली एडिशन सेम ही आने वाला। तो इनको ऐड करके क्या मिल रहा है, BAD प्लस दिस एंगल, तो क्या हो जाएगा BAC, तो ये एंगल आ गया BAC इज इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड करके EAC और DAC को ऐड करूंगा तो EAD आ जाएगा, EAD। तो दिस इज व्हाट वी गेट, ये वाला पार्ट इसमें, मतलब ये छोटा वाला एंगल इसमें भी ऐड कर देता हूं, ये छोटा वाला एंगल इसमें ऐड कर देता हूं, अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि BAC इज इक्वल टू EAD, ठीक है। अब इसको हमें अलग से डायग्राम बना के समझना पड़ेगा, तो इसका मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं। अभी हम लोग किस ट्रायंगल पे फोकस करने वाले हैं, तो मैं दो ट्रायंगल पे फोकस कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअली आपको डायग्राम बनाता हूं। एक है BAC, दिस इज विच ट्रायंगल आई एम इंटरेस्टेड इन, BAC ट्रायंगल में इंटरेस्टेड हूं, और मैं इंटरेस्टेड हूं DAE, और वो DAE इसके ऐसा कुछ इधर है, कौन सा एंगल बताया मैंने, DAE, यहाँ D है, यहाँ E है और यहाँ E है। ये एक्चुअली देखो ये जो लाइन है AD वो एक्चुअली इस ट्रायंगल के अंदर है, मतलब दिस AD लाइन, ये AD इसके अंदर है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे मैंने दो इंडिविजुअल ट्रायंगल बनाए। अब ये दो ट्रायंगल पे मैं फोकस करूंगा और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का ट्राई करूंगा, तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल पे मेरा फोकस है, ये D है, राइट, तो इन दोनों पे मेरा फोकस है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल
इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज कॉमन है? देखो एक चीज कॉमन है, देखो ए बी हमें दिया गया, सी ए बी और ए डी इक्वल है। देखो इस ट्राइंगल में ए बी मतलब ये ए बी है और ए डी सी लिखा है यहाँ पे, ए बी और ए डी इक्वल है, ठीक है। तो ए बी और ए डी इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए, तो आई कैन राइट इन दिस ट्राइंगल कि ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, तो मैं लिख देता हूं गिवन रीजन। सेकेंडली अब और चीज कौन सी, एक और साइड इक्वल है, एक और कौन साइड इक्वल दी है, ए सी इक्वल टू ए सी, ये रहा मेरा ए सी और ए इक्वल है, ए सी और ए, तो इधर ए सी किधर है, ये रहा डबल टिक, और ए किधर है, ये रहा डबल टिक, तो ये एक और साइड इक्वल है, तो मैं लिखता हूं कि ए सी इक्वल्स टू ए, ये भी मेरा गिवन है, ए सी इक्वल टू ए, दो साइड इक्वल हो गए। अब इनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, कौन सा, ये वाला, देखो बी ए सी, देखो बी ए सी मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ई ए डी मतलब ये एंगल, तो देखो ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड का ये इंक्लूडेड एंगल, सिमिलरली ये दोनों साइड है और ये उसका इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। फिर से ये दोनों साइड उसका इंक्लूडेड एंगल और ये दोनों साइड उसका इंक्लूडेड एंगल, तो अल्टीमेटली दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल वो भी मुझे पता है इक्वल है, भी हमने प्रूव किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब मैं लिखता हूँ एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए डी, लिख देने का प्रूव्ड अबो, प्रूव्ड अबो लिखो या इक्वेशन 1 लिखो यूजिंग, चलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये मेरा साइड है, ये मेरा साइड है और ये मेरा एंगल है, तो ये दोनों साइड और उसको इंक्लूडिंग एंगल करस्पॉन्डिंगली इक्वल है। अब ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ कि दो साइड और ये एंगल, राइट। तो कहने का मतलब दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल हमारे पास है, तो आई कैन डायरेक्टली से कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे, अभी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लिखना है एबीसी इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एबीसी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए वो मैं चेक करता हूँ। अब यहाँ पे एबी साइड मुझे पता है, एबी साइड मेरा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड है, तो यहाँ एबी के सामने क्या एडी फर्स्ट सेकंड होना चाहिए। अभी एडी लिखो या डीए लिखो वो चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एसी है, हाँ एसी फर्स्ट एंड लास्ट है, तो ए फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए, तो ए फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए, तो सेट हो गया। अब एक बार एंगल भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, बी ए सी मतलब बी फिर आगे से पीछे, तो डी ए ई आ रहा है, राइट। तो वी आर राइट, तो हमने जो भी करस्पॉन्डेंस लिखा है वो परफेक्ट है तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बट ये हमारा गोल नहीं था कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, हमारा गोल था BC इक्वल टू D। तो कैन यू सी दिस हियर, ये BC इक्वल टू D हो गया क्या, लेट अस चेक। यहाँ BC साइड है, हाँ ये रहा BC साइड, और इसको DE से इक्वल करा, देखो BE का करस्पॉन्डिंग पार्ट DE है। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में BC इज इक्वल टू D, तो BC और DE तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, किसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू DE, क्यों, CP CT से ट्रू कि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है और कई करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो इक्वल होगा। और ये किससे हमने प्रूव किया, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाय SS वी प्रूव्ड कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADE। तो सिंपल था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस एक छोटा सा पार्ट ये वाला जो एडिशन वाला पार्ट है बस वही समझना है, और डायग्राम जो है वो अगर अलग से बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से ट्रायंगल पे फोकस करें। एक्चुअली ये दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के अंदर है, ये जो AD पार्ट वो अलग ट्रायंगल का है, बट वो ABC के अंदर है, देयरफॉर वो दिखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं थोड़ा बाजू में बनाया। अब आपको दिख रहा होगा दो साइड है, इंक्लूडिंग एंगल है, यहाँ दो साइड है, यहाँ इंक्लूडिंग एंगल है, वो अलग से बनाओगे तो आपको क्लियर आइडिया, राइट। तो कैसा था, हमको ये दो चीजें दिखी वो कर लिया हमने सेट डायग्राम में, और हमने एक चीज एडिशनल की है, ये एंगल में ये ऐड कर दिया और इस एंगल में भी ऐड, और ये दोनों इक्वल थे तो मैं इक्वल ऐड करूंगा तो जो एडिशन वाला पार्ट आएगा, जो सम आएगा वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ से भी गॉट दिस। फिर अब तो मैंने दो ट्रायंगल बनाए, दो साइड, ये एंगल यहाँ से आया, राइट। फिर ये हो गया SS से इक्वल। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है इसके अंदर BCD, तो ऑब्वियसली वो इक्वल होगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6, और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जो P जो पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है। तो जैसे मिड पॉइंट बोला है तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं AP इक्वल टू PB, AP इक्वल्स टू PB, ये गिवन है, और गिवन का रीजन आप लिख सकते हो कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का P मिड पॉइंट है, तो AP इक्वल टू PB। फर्स्ट पॉइंट हमें यहां समझना था। सेकंड हमें दिया गया BAD,
कौन सा हमारा एंगल बी ए डी, ये एंगल जो ग्रीन में शेड किया राइट, इज इक्वल टू ए बी ई, ये और ये एंगल इक्वल है। सेकेंडली हमने दूसरा राइट तो कर ही रखा है ई पी ए, दिस एंगल इज इक्वल टू डी पी बी, ये दो एंगल इक्वल है। सेकेंडली हमें प्रूफ शो दैट करना है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ए डी इक्वल टू बी। तो सबसे पहले हमें ये मिड पॉइंट मिल गया राइट। सेकेंडली आपको अभी हमने प्रीवियस सम किया, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने दो इक्वल एंगल के बीच छोटा सा एंगल था वो हमने ऐड कर लिया था राइट। तो यहाँ पे भी सेम केस है, देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, बीच में एक छोटा सा पार्ट है, तो ये जो छोटा सा पार्ट है वो मैं इसमें भी ऐड कर दूं और छोटा सा पार्ट इसमें भी ऐड कर दूं, तो जो नए क्रिएट होंगे एंगल वो भी इक्वल होंगे। तो लेट अस डू बाय राइटिंग, कैसे करेंगे, तो पहले जो इक्वल एंगल वो लिख दो, कौन सा एंगल इक्वल है, ये वाला ईपीए, तो लिखता हूं एंगल ईपीए is equals to EPA is equal to DPB, ठीक है। तो एंगल EPA is equal to DPB। अब दोनों में कौन सा कॉमन ऐड करना है, EPBD, तो इसमें EPA प्लस एंगल EPD और एंगल DPB प्लस यही पार्ट इसमें ऐड किया था और यही पार्ट इसमें ऐड कर लेता हूं, कौन सा है EPD, मतलब ये जो भी डॉटेड पार्ट है वो दोनों में मैंने ऐड कर दिया। अब इनका एडिशन क्या होगा चेक करो, तो EPA प्लस दिस पार्ट, तो अल्टीमेटली पूरा एंगल बन जाएगा पूरा, तो कौन सा है DPA, तो हो जाएगा इनका एडिशन DPA हो गया राइट। और इनका एडिशन क्या हो जाएगा, पहला एंगल था DPB में ये वाला पार्ट ऐड किया, अल्टीमेटली पूरा इतना बड़ा एंगल हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा EPB, तो हो गया वो EPB। तो ये हमने प्रूव कर दिया और इसको मैं नंबर 1 देता ताकि हमें नेक्स्ट टाइम यूज करना है। अब हमें इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कौन सा DAP, तो मैं इसको अलग अलग बना देता हूँ क्योंकि ताकि हमें लास्ट टाइम की तरह कुछ प्रॉब्लम ना हो, अब इसीलिए समझ पाए। तो ये तुम्हारा एंगल कौन सा है, पहला DAP, दैट इज DAP, ये DA और P, दिस इज योर DAP राइट। और दूसरा कौन सा फोकस करना है हमें, EPB पे, EPB ये जो है उसको मैं यहां बना देता हूं, EPB, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, अब इसी पर फोकस करने वाला राइट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अभी ये एंगल हमने जो लिखे हैं वो इस कुछ काम के है तो चेक कर लेते हैं। DPA मतलब ये पूरा एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू EPB, ये पूरा एंगल। अगर इसके अंदर देखें तो ये मैंने ये लिखा है कि दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, मतलब ये जो नीचे वाला जो एंगल है दैट इज DPA इज इक्वल्स टू EPB, ठीक है। अगर वहां ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा P और ये पूरा P वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय दिस इक्वेशन। सेकेंडली हमें क्या बोला गया है कि BAD, देखो BAD ये वाला ग्रीन एंगल और ABE दैट इज ABE ये ग्रीन वाले, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये हमें दिया गया डेटा से राइट। तो ये एंगल को यहां नोट कर लेता हूं, कौन सा पहला है BAD, मतलब अल्टीमेटली ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये एंगल यहाँ पे ज्यादा समझ में नहीं आएंगे बट हमको इस ट्रायंगल में दिख रहा है कि BAD और ABE ये ग्रीन वाले दो एंगल इक्वल है, तो वो हमारे स्कैन वाले ये दोनों डॉटेड वाले एंगल भी इक्वल है। तो अब ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल में देखो एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल मिल रहा है, तो मैं वो कंडीशन लिखता हूँ। तो पहले ये मैंने आपको समझा दिया कि एंगल साइड एंगल आने वाला है, बट अभी हमें जो प्रोसीजर करना है कौन सा, तो इन ट्रायंगल कौन से दो ट्रायंगल फोकस कर रहे हैं, तो APD एंड ट्रायंगल EPB, ये दो ट्रायंगल हमारे कंसर्न के हैं। तो पहली कंडीशन तो ये लिख लेता हूं कि भाई मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू PB, ठीक है। ये कैसा है, डेटा फ्रॉम डेटा गिवन या P इज द मिड पॉइंट, तीनों रिजल्ट हम लिख सकते हो राइट। सेकेंडली अब हमें क्या ये पहले साइड हमने साइड लिख दी, अब ये एंगल लिख लेते हैं जो हमने प्रूव किया इक्वेशन ऊपर से, तो लिख लेता हूं एंगल DPA इज इक्वल्स टू एंगल EPB, ये प्रूव्ड अबव इक्वेशन 1 जो आपको इसे कितना लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब थर्ड कंडीशन जो अभी डेटा दिया गया था ये वाला एंगल BAD
BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE। ये गिवन है, डेटा है, ठीक है। तो BAD इक्वल टू ABE। तो ये तीनों कंडीशन है, ये आपकी क्या है, साइड है, ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल है। तो ये दो एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग इंक्लूडिंग साइड है। देखो ये दो एंगल थे, ये एंगल था उसका इंक्लूडिंग साइड, ये एंगल उसका इंक्लूडिंग साइड। तो वी कैन सी दोनों एंगल और बीच में इंक्लूडिंग साइड आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल। तो मैं डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख सकता हूं। तो कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे, तो हमारा आ गया DAP। अब यहाँ पे हमने DAP तो लिख दिया, अब उसके सामने कौन सा टर्म लिखना है तो वो हम जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा टर्म लिखेंगे, तो सबसे पहले DAP है, राइट। तो अभी हमारे पास AP की कंडीशन, यहाँ पे AP है, यहाँ पे PB है। तो AP की जगह पे लिख देता हूं मैं यहाँ पे PB। अब आगे की जगह मैंने खाली रखी है, ये B है, ठीक है। तो आगे की जगह तो अब कोई एंगल लेते हैं, तो ये क्या DPA, D फिर लास्ट टर्म फिर A, ठीक है। तो यहाँ पे भी आना चाहिए EPB है, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो EBP। तो EBP आना चाहिए बट PB है, तो इसको मैं उल्टा लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा EBP। तो देखो EBP आ गया और चेक करें यहाँ पे EBP है, राइट। तो हमने DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP कर दिया। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ये पार्ट तो हमारा डन हो गया, बट अब मुझे चाहिए AD इक्वल टू B। तो इजीली करस्पॉन्डिंग पार्ट चेक करो। तो यहाँ AD है, हाँ ये रहा AD, और B चाहिए, हाँ BE है। तो अल्टीमेटली AD और BE तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है। ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है बाय ASA। बाय ASA ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल होगा ही भाई। तो मैं लिख सकता हूं कि DA इज इक्वल्स टू EB, क्यों, बाय CP/CD। बाय CP/CD आई कैन इजीली से कि जो DA है और EB वो इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है बाय ASA। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले तो ये P था मिड पॉइंट, तो मैंने बता दिया कि AP इज इक्वल टू PB। सेकेंडली हमको ये एंगल, ये वाला दिस रेड वन इज इक्वल टू दिस रेड वन, ये था। तो बीच में जो छोटा सा एंगल छूट रहा था दोनों में ऐड कर लिया, तो उनका एडिशन इक्वल आ गया, राइट। ये हमारी इक्वेशन 1 बना। सेकेंडली हमने दो ट्रायंगल पे फोकस किया, APB और EPD, ये दो ट्रायंगल पे फोकस किया, उसको अलग से ड्रॉ कर लिया। ये मिड पॉइंट वाला है, टिक किया, कॉमन साइड निकला। फिर ये PP हमने इक्वल किया, ठीक है। और एक एंगल दिया हुआ था डेटा में, तो ये वाला डॉट डॉट जो दिया था, ये कौन सा था, BAD इक्वल टू AB, ये गिवन था। तो अल्टीमेटली हमें मिल गया एंगल साइड वाज इंक्लूडेड, वो भी चेक कर लिया। तो ये हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ये वो भी इक्वल होगी, राइट। तो दिस वाज नंबर 7। तो आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 खुद अकेला 3-4 प्रूफ इसमें है कि क्वेश्चन में, तो काफी थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो C हमारा 90 है, दिया गया C90, तो मैंने बना दिया C90। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M जो है AB का मिड पॉइंट है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, BM इक्वल टू AM फर्स्टली। सेकेंडली एक और पार्ट हमें इक्वल दिया है, DM इक्वल टू CM, मतलब कि DM जो है वो CM से इक्वल है। तो मैं उनको भी लिख दूं, ये DM इज इक्वल्स टू MC, ये दोनों भी इक्वल है। तो सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, AMC और BMD। तो अभी मैं इतना पार्ट भूल जाऊंगा, ये दो ट्रायंगल पे फोकस करो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों पे फोकस करते हैं। तो नाउ लेट्स डू फॉर द फर्स्ट प्रूफ। द फर्स्ट प्रूफ क्या है, तो मैं लिखूंगा अभी कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है, तो इन ट्रायंगल, चल AMC एंड ट्रायंगल DMB। अब इन दोनों में हमें दो इक्वल ऑलरेडी पता है, कौन से, DM इक्वल टू CM लिख देता हूं मैं पहले, DM इक्वल टू CM, ये क्या है, गिवन हमें डेटा में दिया गया, मतलब DM और CM ये इक्वल है। सेकंड ये पार्ट भी इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मैं लिखता हूं AM इक्वल टू, ठीक है, ओके। तो मैं लिखूंगा MB इक्वल टू MA, क्या है, M इज मिड पॉइंट। M इज मिड पॉइंट भी लिख सकते हो या फिर डेटा लिख दो तो भी डायरेक्ट चलेगा, लेकिन M इज मिड पॉइंट थोड़ा बेटर लगता है, राइट। तो ये दो साइड्स इक्वल है और आप बहुत काफी इजीली देख सकते हो कि दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, ये क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज आपको दिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट। DMB AMC विल बी इक्वल क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो मैं लिख देता हूं कौन कौन सा एंगल है, DMB इज इक्वल्स टू AMC,
क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आप फुल लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट? तो देखिए अब हमारे पास 2 साइड है, दिस इज योर साइड, दिस इज योर साइड, दिस इज योर एंगल। तो चेक कर लेते हैं कि जो एंगल मिला वो इंक्लूडेड है कि नहीं। तो इस ट्रायंगल में देखो ये 2 साइड और उसके बीच का एंगल, ये 2 साइड और इसका बीच का एंगल, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एंगल है वो इंक्लूडेड है। तो फ्रॉम दिस आई कैन राइट 2 ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा एंगल? तो DMB इज कॉन्ग्रुएंट टू, DMB है DMB, तो इजीली मैं AMC लिख सकता हूं। तो मैं बहुत ज्यादा सोचना पे नहीं पड़ेगा, AMC बाई ये कौन सा रूल है? SAS बाई SAS, ये प्रूव हो गया। तो आगे हमारा AMC और BMD, AMC और BMD आना चाहिए था। तो लेट अस चेक, हमने कुछ गड़बड़ की है क्या? तो DMB लिखा है मैंने यहाँ पे, DMB। नाउ लेट अस चेक कि क्या हो गया है। DMB लिखा है मैंने, तो यहाँ पे DM है, ठीक है? तो ये DM के सामने आना चाहिए CM, DM के सामने आना चाहिए CM। तो हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है। तो नाउ लेट अस करेक्ट। कैसे करेक्ट करेंगे? देखो फिर से चालू करते हैं सब कुछ। चलो DM है यहाँ पे, DM क्या आना चाहिए? CM, तो यहाँ पे CM आना चाहिए। अब बचा क्या इधर? CM के अलावा बचा A, तो मैं यहाँ A रिप्लेस करता हूँ। नाउ लेट अस चेक। अब ये MB है, MB के पास क्या आना चाहिए? MA आना चाहिए, तो MB के साथ MA भी आ रहा है, ठीक है? तो इज इट राइट? लेट अस चेक। हाँ AMC, ठीक है AMC, और यहाँ पे आ रहा है DMB। तो दोनों हमने उल्टे लिखे हैं, राइट? दोनों हमने उल्टे लिखे हैं जरूर, लेकिन वो आंसर तो सही है। अब मैं DMB लिखूं और CMA लिखूं या इसका उल्टा लिखूं AMC और BMD, उसका दोनों इन्वर्स कर दूंगा तब भी चलेगा, और दोनों ऐसे घुमा दूंगा तो, बट होना ये चाहिए इट शुड बी इन द सेम ऑर्डर। मतलब इसको अगर पूरा उल्टा कर रहा हूं तो इसको पूरा उल्टा करना पड़ेगा। दिस इज राइट, बराबर? तो हमारे फर्स्ट पार्ट आ गया जो हमें प्रूव करना था, राइट? मैं टिक कर लेता हूं कि दिस इज डन। अब मुझे चाहिए DBC इक्वल 90, बट हमने जो प्रूव किया उसको कुछ सिंपलिसिटी डेवलप करना। क्या होता है, ये दो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो उसके जो एंगल साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो कौन सा साइड इक्वल हम लेंगे? तो देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आई कैन से कि DB, ये साइड DB और ये साइड CA शुड बी इक्वल। मैं लिखता हूं DB इज इक्वल्स टू CA बाय CP CT। सेकेंडली ये दोनों साइड इक्वल हुए क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट्स है। एक एंगल भी इक्वल, कौन सा एंगल इक्वल होगा? तो DBA। तो देखो DBA, सी इन दिस ट्रायंगल ये जो एंगल है विल बी इक्वल टू ये एंगल। क्यों? क्योंकि देखो अल्टीमेटली इसका मिरर इमेज यहाँ पे उल्टा है। देखो ये साइड यहाँ पे इक्वल, ये साइड यहाँ पे, ये साइड एंगल, ये साइड यहाँ पे इक्वल, तो अल्टीमेटली ये जो एंगल है वो यहाँ पे इक्वल होगा। तो कौन कौन सा एंगल है मैं लिख देता हूँ। ट्रायंगल एंगल DBA इज इक्वल टू DBA इज इक्वल टू BAC, ये भी बाय CP CT, ठीक है? ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस वजह से सारे एंगल इक्वल है। देखो यहाँ पे B और यहाँ पे A दिखी रहा है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसिटी देखना है तो यहाँ पे जो B है और यहाँ पे जो A है वो इक्वल होंगे, और जो DB साइड है वो CA साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये एंगल इक्वल आया, ये साइड इक्वल है बाय CP CT, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये हमें पॉसिबल है। तो दिस टू रिजल्ट्स विल बी यूजिंग हम फर्दर। इसको 1 लेता हूं, इसको 2 लेता हूं, क्योंकि अभी हम आगे यूज करने वाले फॉर दिस DBC 90, DBC बट ये पूरा एंगल 90 मुझे प्रूव करना है। दिस होल एंगल शुड बी 90, वो प्रूव करना है। तो अभी आपको एक चीज दिखनी चाहिए, वो है अल्टरनेट एंगल। कैसे अल्टरनेट एंगल? सी ये और ये इक्वल है, सी DBA और ABAC ये दोनों एंगल इक्वल है। अभी मैंने बताया फ्रॉम सिंप्लिसिटी ये दोनों एंगल इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है फर्स्टली। सेकेंडली BA इज अ ट्रांसवर्सल, ये एंगल इक्वल और ये ट्रांसवर्सल, तो Z फॉर्म हो रहा है कि नहीं? सी एक Z फॉर्म हो रहा है, और वो Z फॉर्म हो रहा है, therefore I can say they are alternate angle। तो फिर मैं कैसे लिखूंगा कि ये एंगल तो इक्वल है, राइट? ये एंगल इक्वल है एंड ये एंगल इक्वल है, और AB इज अ कॉमन ट्रांसवर्सल, AB इज कॉमन ट्रांसवर्सल, AB कॉमन ट्रांसवर्सल है, और ये B और ये वाला एक इक्वल है। therefore I can say कि ये दो एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। therefore एंगल DBA is equals to angle BAC are alternate interior angle, ठीक है? ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
देखो इक्वल भी है, कॉमन ट्रांसवर्सल भी है, तो मैंने इनको अल्टरनेट एंगल बोला। और अल्टरनेट एंगल की कंडीशन क्या है कि दे शुड बी ऑन अ पैरेलल लाइंस। तो हमारी पैरेलल क्या होगी, डीबी और एसी। तो मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर ये अल्टरनेट एंगल है, इसीलिए डीबी इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा, पैरेलल टू करना, डीबी इज पैरेलल टू एसी। इतना पार्ट मैं आपको फिर से समझाता हूँ। सी कैसा हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। कहां गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? ये रहे, दिस टू आवर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अंदर बी दिख रहा है, ये दो कॉन्ग्रुएंट है उसमें बी है और ये ए है, तो बी और ए हमारे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हुए। तो बी और ए हमारे इक्वल है। फर्स्टली उनके बीच में कॉमन ट्रांसवर्सल है ए बी, ठीक है। तो ठीक सी जेड फॉर्म हो रहा है। देखो ऐसे ऐसे समझना चाहिए कि एक जेड फॉर्म हुआ था, ओके, जिसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो दिस टू एंगल्स आर इक्वल, कॉमन ट्रांसवर्सल और जेड, इतनी कंडीशन है। देयरफॉर इनको मैं अल्टरनेट एंगल बोलूंगा। अभी अल्टरनेट एंगल बोला तो वो अल्टरनेट एंगल का आगे का स्टेप क्या होता है कि दिस टू शुड बी पैरेलल। तो वही मैंने लिखा है कि डीबी ये लाइन और एसी को पैरेलल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेड फॉर्म हो रहा है, दो एंगल भी इक्वल है, कॉमन ट्रांसवर्सल भी है। अकॉर्डिंग टू दिस हमने दो लाइन पैरेलल प्रूव कर दी है। अब पैरेलल प्रूव कर दी, अब हमारा 90 इजीली आ जाएगा। जैसे मैंने ये दो लाइन पैरेलल प्रूव की है, तो ये कॉमन ट्रांसवर्सल बीसी भी तो है। जैसे मैं फिर से वही ड्रॉ करता हूँ कि दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, ये डीबी और एसी ये पैरेलल है और ये कॉमन ट्रांसवर्सल है बीसी। तो ये यू बना कि नहीं? ये यू बना, तो ये इंटरएंगल हुआ कि नहीं? अब ये इंटरएंगल होंगे तो इनका एंगल कितना होगा? 180। तो मैं वही करने वाला हूँ कि सी डीबी एंड एसी आर पैरेलल। कहां से? ये मैंने प्रूव किया। और बीसी कॉमन ट्रांसवर्सल, तो यू फॉर्म हुआ तो इन दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए। तो पूरा बी पूरा सी का एडिशन 180 होना चाहिए, क्योंकि ये यू शेप बना रहा है, इंटर एंगल्स फॉर्म कर रहा है। ठीक, नाउ लेट्स गो फर्दर। तो ये मैंने प्रूव कर दिया, उसको नंबर 3 देता हूं, ठीक है। सो अब नाउ क्या कि डीबी इज पैरेलल टू एसी, ठीक है। कहां से? यूजिंग क्या यूज किया? नंबर 3। यूजिंग 3 लिखो, यूजिंग 3 लिखो या प्रूव डबल लिखो तभी चलेगा। तो डीबी ये जो पैरेलल है, बीसी कॉमन ट्रांसवर्सल है, बीसी क्या है? ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल डीबीसी प्लस एंगल डीबीसी प्लस एसी बी इज इक्वल्स टू 180। रीजन है इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का ऊपर हमने रीजन लिख दिया, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए। अब मुझे एसी भी पता है, एसीबी दैट इज माय 90। तो ये मुझे नहीं पता, तो मैं लिख देता हूं डीबीसी प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर डीबीसी क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90। देयरफॉर डीबीसी क्या हो जाएगा? 90। तो ये डीबीसी बोलो तो आ गया हमारा डीबीसी 90। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को अल्टरनेट एंगल प्रूव करके हमने दो लाइन पैरेलल प्रूव कर दी यहाँ पे। अभी दो लाइन पैरेलल प्रूव की, वो दो पैरेलल लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल बीसी भी तो है, और वो ट्रांसवर्सल क्या बना था? यू बना रहा था, यू बना रहा था। देयरफॉर इन दोनों का एडिशन 180 होगा। तो 180 इन दोनों का एडिशन है, जिसमें ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये 90 होगा। तो वो हमने 290 कर दिया। तो हमने इस तरीके से ये दो प्रूव कर दिए, ठीक है। तो सी अभी हमारे पास कितने पॉइंट्स है? 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, और इसको मैं 4 मान लेता हूं, ठीक है। तो ये 4, 1 2 3 4 इनको कॉपी करते हैं और फिर आगे ये दो भी हम लोग प्रूव दैट करते हैं, राइट। जगह नहीं है तो मैं फिर से पूरा चालू करूंगा, लेकिन कॉपिंग दिस 1 2 3 4 जो 4 है वो मैं कॉपी करके इन दोनों को प्रूव करने के लिए यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ, राइट। तो मैंने जो पुरानी इक्वेशंस थी 1 2 3 वो कॉपी कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट गोल है डीबीसी और एसीबी की तरफ जाता है। तो डीबीसी मतलब ये वाला ट्रायंगल और एसीबी मतलब ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को मतलब मर्ज और इन दोनों मर्ज, तो वो हमें इक्वल या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको देखो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बता रही है? डीबी इक्वल टू सीबी। ये डीबी और ये एसी वो इक्वल है, ठीक है। दिस डीबी एंड दिस एसी इक्वल है। सेकेंड थिंग, अभी हमने पीछे ही प्रूव किया कि पूरा एंगल बी इज 90, पूरा एंगल सी इज 90, तो ये दो एंगल भी 90 90 है। सेकेंडली इन और ट्रायंगल में आपको बीसी कॉमन भी दिख रहा है, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैं ढक दूं तो ये बीसी इसका कॉमन और ये ढक दूं तब भी ये बीसी दोनों ट्रायंगल में, तो बीसी कॉमन हो गया। तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है साइड एंगल साइड। तो एक बार दिखूंगा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो लेट मी राइट इट इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल की बात चल रही है? डीबीसी एंड ट्रायंगल किसकी बात चल रही है? एसीबी,
ठीक है, ACB। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या मैंने बताया, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन कहां से है, तो DB इज इक्वल टू CA बाई 1, ठीक है, 1 इक्वेशन बता रही है DB CA इक्वल है, DB और CA इक्वल है। सेकेंडली और एक चीज क्या है, एंगल B और एंगल C 90 है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड अबोव, ठीक है, हम आगे प्रूव कर चुके हैं, दोनों 90 है, ठीक है। और जो BC है दोनों में है, तो मैं लिख देता हूँ BC इक्वल टू BC कॉमन, ठीक है, ये कॉमन है। तो ये हमारी साइड है, ये हमारा एंगल और ये हमारी साइड है। तो दिस साइड, ये दोनों साइड हमने ली है, उसका कॉमन एंगल, ये दोनों साइड ली है, ये उसका कॉमन एंगल। तो अल्टीमेटली भी है एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, सॉरी साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड दोनों से हम लोग ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। ट्रायंगल डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं DBC, अब उसका कॉन्ग्रुएंट आ रहा है कि नहीं, तो DB की जगह पे क्या आना चाहिए, CA, तो मैं लिख देता हूं CA। अब जब CA लिखता हूं तो बचता कौन सा, B पार्ट है, राइट। लेकिन अब चेक करो कि यहाँ पे एंगल B जो है वहां पे एंगल C होना चाहिए, तो B है यहाँ पे C होना चाहिए ना, तो इसको मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ, तो आ गया तुम्हारा AC। अब चेक करो, B की जगह पे C है, हाँ B मिडल में, C मिडल में, ठीक है, और DB की जगह C है, DB की जगह C है, AC कीजिए, राइट। तो दिस इज आवर पार्ट प्रूव, हाँ AC भी है, तो दिस इज आवर, हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया है। अब हमें लास्ट पार्ट है CM इक्वल टू हाफ AB, लेकिन पहले ये जो है वो किससे प्रूव किया है, तो बाई SS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, ठीक है। अब इसका एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट चाहिए हमें, कौन सा पार्ट, जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या है DC और ABC, DC मतलब ये साइड DC और AB, ये साइड DC और AB वो करस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो मैं लिख देता हूं कि DC जो मेरा पार्ट है इज इक्वल टू AB आई CP करस्पॉन्डिंग पार्ट है इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, तो इक्वल होगा, ठीक है। तो DC इक्वल टू AB, ये मेरा नंबर 4, ठीक है, नंबर 4, राइट। तो अब मुझे यही प्रॉपर्टी यूज करनी, DC और AB प्रॉपर्टी यूज करके ही ये लाना है। तो लेट मी फर्स्ट राइट कि ये DC क्या है एक्चुअली, जो DC लाइन है ये लगी तुम्हारा कौन सा पार्ट हो गया, दिस वाज थर्ड पार्ट, अब मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूं, फोर्थ पार्ट और ये। तो फोर्थ पार्ट में क्या DC जो है दिस DC लाइन एक्चुअली एंड इज द मिड, मैंने लिखा है कि DC जो है DC इज मेड अप ऑफ DM और MC, तो DC इज मेड अप ऑफ, दिस होल DC इज मेड अप ऑफ DM प्लस MC, बट यहाँ लिखा है कि DM और CM दोनों एक ही है, मतलब DM और देखो MC और CM ही है, तो ये दोनों एक्चुअली इक्वल ही है। तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा, क्या रिप्लेस करूंगा कि जो DM है, दिस DM उसको CM से रिप्लेस करता हूँ, तो ये CM और ये MC को भी CM लिख देता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये 2CM हो गया, DC। तो ये हमारे काम की है, DC इज इक्वल टू 2 टाइम CM, तो CM क्या हो गया, 2 नीचे चला जाएगा, तो DC अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे DC इज 2 टाइम CM और CM क्या हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो DC अपॉन 2, तो ये मेरा CM आ गया। तो देखो CM इज इक्वल टू गया। अब सेकेंडली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, AB क्या है, DC, तो मैं DC को रिप्लेस करता हूँ AB से, ये जो DC यहाँ पे आया, बट DC तो इक्वल टू AB है, तो मैं यूजिंग 4 इक्वेशन, फोर्थ नंबर की इक्वेशन में यूज करूंगा, यूजिंग 4 नंबर की इक्वेशन यूज करूंगा, DC जो है उसको मैं AB से रिप्लेस कर दूंगा, AB अपॉन 2 इज इक्वल टू CM, तो यही तो हमें चाहिए। अब ये हाफ AB लिखो या AB अपॉन 2 लिखो, एक ही बात है, राइट। तो दिस वाज आवर फोर्थ पार्ट। तो अब फिर से एक बार क्लियर कर लेता हूं कैसा हो जाएगा यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल DBC और ACB ये दो ट्रायंगल जो थे उसमें हमें ये दोनों साइड इक्वल प्रूव कर चुके हैं इन इक्वेशन 1, DB इक्वल टू C, दिस DB इज इक्वल टू CA, हमें पता है, राइट, वो हमें पार्ट पता है, ये ऑपोजिट इक्वल है, कॉमन बेस BC इक्वल है, BC दोनों में इक्वल है, और C और B वो 1990 में वो भी प्रूव कर चुके हैं। तो इन तीनों से आया हमारा SS विद दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दो कॉन्ग्रुएंट है, तो सिंपलिसिटी सेकंड से कि जो DC है DC इज इक्वल टू माय AB, ये दोनों जो पूरा क्रॉस है DC और AB इक्वल है, यहाँ पे प्रूव कर दिया मैंने। अब इसी को हम लोग आगे रिप्लेस के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल DC क्या है, DC जो पूरी लाइन इज मेड अप ऑफ DM एंड MC, तो DM और MC से हम एडिशन, लेकिन अब मैंने रिप्लेस कर दिया DM को CM से क्योंकि वो इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना गिवन है, इसलिए रिप्लेस किया, राइट। फिर 2 नीचे चला गया तो CM ही आया। अब DC जो है वो एक्चुअली AB है, तो DC को मैंने AB से रिप्लेस कर लिया यूजिंग 4, तो दिस वाज आवर फोर्थ प्रूफ। तो चारों को हमने प्रूव कर दिया, राइट। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर
एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर दिए, तो एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 7.2।